बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 601 बदला। वयस्कों में वापस जब से वो आए हैं तब से वो ऐसी ही है, निश्चल, बिना कुछ बोले और हर समय इसी स्थिति में रहती है। जेलर ने झट से कहा। कुआ गो ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उन्होंने नेता से पहले जो कहा था वो सही था। ये अनोखा मूड वाकई अच्छा नहीं है। तुम दरवाजा खोलो और मैं उसे ले जाऊंगा, श्री गो ने कहा। फिर आगे कहा, नेता का यही मतलब है। ठीक है सर, मैं तुरंत दरवाजा खोलता हूँ, जेलर ने कहा। श्री गो ने सिर हिलाया और दरवाजा खुलने के बाद वो अंदर चले गए। हालांकि इस कोठरी में केवल निंग वुशुंग था, लेकिन ये स्पष्ट था कि इसे लंबे समय से साफ नहीं किया गया था और गंध बहुत खराब थी। श्री गो ने अपनी नाक ढंक ली और निंग वुशुंग से कहा, निंग वुशुंग, आपका सौभाग्य आ गया है। नेता आपकी ओर देखता है, इसलिए उसे जेल जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उठें और मैं बाहर जाकर कपड़े पहनता हूँ नेता को देखने के लिए। जब मैं श्री गौ के शब्द सुनता हूँ तो मैं हिलना नहीं चाहता, बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता, जैसे कि मैंने उन्हें सुना ही नहीं। मिस्टर गौ के बगल वाला जेलर ईर्ष्यालु और डरा हुआ लग रहा है। नेता द्वारा उसकी ओर आकर्षित होने के बाद उसका भाग्य बदल जाएगा और उसकी भविष्य की समृद्धि अपरिहार्य हो जाएगी। साथ ही वो डरता भी है। यह वो महिला है जिसे नेता पसंद करता है। सौभाग्य से उसने पहले भी उसके लिए नियम बनाए हैं। हालांकि उनके पास विचार है, लेकिन उन्होंने अभी तक उन्हें लागू नहीं किया है, अन्यथा उसके जीवन की गारंटी नहीं हो सकती। बल्कि अतुलनीय, क्या आप मुझे आपसे बात करते हुए सुनते हैं? निंग वुशुंग की अपने शब्दों के प्रति उदासीनता देखकर गौ थोड़ा असंतुष्ट हो गया। हालांकि उसने तुरंत सोचा कि यही वो महिला है जिसे नेता देखता था। उसके प्रति विनम्र रहना ही बेहतर था। निंग वुशुंग, मिस निंग, नेता आपको पसंद करते हैं। आप बाद में हमारे नेता की पत्नी बनेंगी। आपको अब इस गंदी जगह पर रहने की जरूरत नहीं है। जल्दी करें और मेरे साथ बाहर चलें, श्री गौ ने कहा। इस समय निंग वुशुंग ने अंततः अपना सिर उठाया। उसने भावहीन होकर मिस्टर गौ की ओर देखा और कहा, वो सपने देखता है और अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। निंग वुशुंग के शब्दों ने मिस्टर गौ का चेहरा बदल दिया और निंग वुशुंग का मामला सुलझ गया। हालांकि क्यू टूलिंग ने उसे ये दे दिया, अगर वो इसे नहीं समझेगा तो उसे नुकसान होगा। मिस निंग, मुझे आशा है कि आप आवेग में नहीं आना चाहती और इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचना चाहती है। हमारे नेता के शब्दों का पालन करते हुए भविष्य में अमीर या समृद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और यहाँ रहने और अधिक कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल कितना अराजक और खराब है और यह आपकी पहचान से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है, श्री गौ ने उत्सुकता से कहा। हालांकि अतुलनीय रूप से उन्होंने इसके बारे में बात नहीं की। तो श्री गौ ने आगे कहा, हमारा नेता आपके प्रति ईमानदार है। चूंकि वह आपसे एक बार मिल चुका है, इसलिए वह आपको नहीं भूल सकता। उससे शादी करने के बाद आप खुश रहेंगी। श्री गौ, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, केवल मैचमेकर की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि वो स्पष्ट रूप से इस पहचान से बहुत परिचित नहीं है। वह नहीं जानता कि इसे कैसे कहा जाए। अगर औसत लड़की अच्छा जीवन जी सकती है तो वो बहुत खुश होगी। आखिरकार गंदगी में रहना अच्छा है, और क्या वो आरामदायक जीवन जी सकता है? हालांकि निंग वुशुंग स्पष्ट रूप से अलग है। वो पहले एक अमीर महिला थी, कैसा अच्छा जीवन नहीं बीता। इसलिए श्री गौ ने जो कहा वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि निंग वुशुंग की आंखें थोड़ी देर के लिए चमक उठी। उसे कुछ समझ आ रहा था। उसने मिस्टर गौ से कहा, अगर वो वास्तव में मुझे पसंद करता है तो वो मेरे परिवार की मदद कैसे कर सकता है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पिता जिद्दी हैं और नेता के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। श्री गौ जवाबी उपायों के बारे में सोच रहे थे। जब उसने निंग वुशुंग की बातें सुनी तो उसने इसके बारे में नहीं सोचा। उसने अवचेतन रूप से कहा। इसके बाद उन्हें कुछ गड़बड़ लगी तो उन्होंने अजीब तरीके से कहा, नहीं, मेरा मतलब है, आपके पिता ने अदालत के जासूस के रूप में काम किया, नेता को धोखा दिया। हालांकि नेता आपको पसंद करते थे, लेकिन वो अपने भाइयों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, इसलिए वो केवल आपके पिता को मार सकते थे। लेकिन नेता भी इस बात से बहुत दुखी है और वो ऐसा नहीं करना चाहते। ओह, यह सही है, निंग वुशुंग ने सिर हिलाया। वो पहले सरल थी परंतु मूर्ख नहीं थी। अभी अभी मिस्टर गौ के प्रदर्शन से पता चला है कि इस बार उनके परिवार की नकल में इतनी सरलता नहीं है। उनके परिवार की बिल्कुल भी जासूसी नहीं की गई है, सिर्फ इसलिए कि उनके पिता क्यू टूली से उनकी शादी करने के लिए सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनके परिवार के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं अपने दिल में अतुलनीय होना पसंद करूंगा और अपने लिए पछताऊंगा। अगर मैं खेलने के लिए चुपके से बाहर नहीं भागता तो मैं क्यू टूली से नहीं मिलता और दूसरा पक्ष उसे पसंद नहीं करता। मेरे पिता को दूसरे पक्ष द्वारा जीवित नहीं मारा जाता क्योंकि उन्होंने दूसरे पक्ष के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। मेरे पिता, ये सब मेरी बेटी की गलती है, यह मेरी बेटी की गलती है। मैंने आपको और सभी को चोट पहुंचाई है। निंग वुशुंग रोई, लेकिन उसने इसे नहीं दिखाया क्योंकि वह अपने पिता और अपने परिवार से बदला लेना चाहती थी। चल दर, निर्णय के साथ इस तरह खड़े होने की बजाय जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, श्री गौ ने शांत होकर कहा। आह क्या? निंग वुशुंग के अचानक परिवर्तन ने श्री गौ को स्तब्ध कर दिया और तब उन्हें समझ आया कि दूसरा पक्ष नेता से शादी करने के लिए सहमत हो गया है। वो बहुत खुश है। हालांकि वो निंग वुशुंग के पहले और बाद में अपने रवैये में बदलाव के बारे में उत्सुक था, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं रखना चाहता था जब तक निंग वुशुंग नेता से शादी करने के लिए सहमत थे। भले ही उनका कार्य पूरा हो गया हो, अन्य चीजें बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं थी। जेलर ने तुरंत दोनों व्यक्तियों के लिए जेल का दरवाजा खोल दिया। अब उसे समझ में आ गया है कि जैसे ही वो अपनी पहचान बदलेगा, ये खूबसूरत कैदी पलट जाएगी और उसके सबसे बड़े भाई के सबसे बड़े भाई की पत्नी बन जाएगी। स्वाभाविक रूप से वो अपमान करने की हिम्मत नहीं करता और बहुत विनम्र है। निंग वुशुंग और भावहीन होकर मिस्टर गौ के पीछे पीछे सेल से बाहर निकली। बाहर की खूबसूरत धूप को देख रही थी, लेकिन उसका दिल ठंडा था। मेरे पिता, कृपया निश्चिंत रहें कि मैं आपका बदला लूंगा। जब मैं आपका बदला लूंगा तो मैं आपको ढूंढने के लिए नीचे जाऊंगा, बल्कि अतुलनीय विचार। निंग वुशुंग ने पहले ही अपने मन में इस पर विचार कर लिया है।
उसने पहले क्यू टूलिंग से शादी करने का वादा किया और फिर उसने अपनी पहचान का इस्तेमाल नेता और श्री गो के बीच संबंधों को उत्तेजित करने, श्री गो से छुटकारा पाने का अवसर खोजने और फिर अपने पिता का बदला लेने के लिए उसे मारने के लिए किया। हालांकि अगर वो ऐसा करना चाहती है तो वो उस व्यक्ति के साथ सोएगी जो उसे घृणा महसूस कराता है। वो बीमार महसूस करती है, हालांकि वो केवल एक कमजोर महिला है। आज के समाज में वह अपने पिता का बदला सिर्फ इसी तरीके से ले सकती है, इसलिए भले ही उसे घृणा हो वो इसे सहन कर लेगी। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 602 कलर बोना। निंग वुशुंग को जेल से उठाए जाने के बाद उसे कुछ धोने और कपड़े पहनाने के बाद मिस्टर गो द्वारा क्यू टूलिंग के पिछवाड़े में भेज दिया गया। भले ही उसने पहले निंग वुशुंग की सुंदरता देखी हो, जब नेता क्यू ने निंग वुशुंग को दोबारा देखा तो वो उसकी सुंदरता से गहराई से आकर्षित हो गया। यह अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत महिला है। उन्होंने एक बार फिर अफसोस जताते हुए कहा कि अधिकार होना अच्छी बात है। यदि वो अभी भी एक साधारण नर्सिंग होम है, भले ही वो ऐसी सुंदरता से मिले, उसके पास ऐसा करने का मौका नहीं था। मिस निंग, आपके साथ अन्याय हुआ है। मुझे आपके पारिवारिक मामलों पर खेद है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे अपने भाइयों की भावनाओं को भी ध्यान में रखना होगा, इसलिए मैं केवल यही कर सकता हूँ। यह आपके पिता की पसंद है दोष, लेकिन चिंता मत करो, मैं भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। क्यू टूलिंग ने निंग वुशुंग को देखने के बाद गलत तरीके से कहा। क्यू टूलिंग के प्रभाव को उगल देना बेहतर है। सौभाग्य से उसने इसका विरोध किया है। हालांकि उसके पिता को दूसरे पक्ष ने मार डाला है और दूसरा पक्ष उसके साथ गलत भी करता है। उसके पिता को मरवाना एक अपराध है। धन्यवाद मेरी उपपत्नी, निंग वुशुंग ने दयनीय दृष्टि से क्यू को परेशान करते हुए कहा। निंग वुशुंग की अभिव्यक्ति ने क्यू टूलिंग को लगभग फिर से डूबने पर मजबूर कर दिया। उसकी निगाहें निंग वुशुंग के शरीर पर टिकी थीं। हालांकि अब सुंदरता उसकी किस्मत में है और वो जल्दी में नहीं है। खूबसूरती के सामने वो अपनी ग्रेस खोना नहीं चाहते। ठीक है, यदि आप मेरी कठिनाइयों को समझ सकते हैं तो पहले आपको एक अच्छा आराम करना चाहिए। जब मैं उन चोरों को शाही दरबार से छुटकारा दिलाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ विवाह करने के लिए एक समारोह आयोजित करूंगा। हेड क्यू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। इस वक्त उसे लगा कि वो कुछ भी कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक सका। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। जब तक नेता मेरे लिए अच्छा है, रिखेलो को समारोह या किसी भी चीज की परवाह नहीं है, निंग वुशुंग ने कहा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं आपको संतुष्ट करूंगा और आपको दुनिया की सबसे खुश दुल्हन बनाऊंगा। हेड क्यू ने अपनी छाती पर ताली बजाई और वादा किया। तब मैं नेता को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, बल्कि बेमिसाल कहा। उसके बाद उसे कुछ झिझक का सामना करना पड़ा और क्यू टूलिंग ने निंग वुशुंग की अभिव्यक्ति में बदलाव को भी देखा। उसने उत्सुकता से कहा, सुंदरी, तुम किस बारे में चिंतित हो? कहो, मैं तुम्हें इसे सुझाने में मदद करने का वादा करता हूँ। इस समय नेता क्यू तभी है जब वो अपनी महत्वाकांक्षा से संतुष्ट है। स्वाभाविक रूप से वो अतुलनीय चीजों का ख्याल रखेगा। हे प्रभु, कुछ बात है जो रिखेले नहीं जानती कि कैसे कहना है, निंग वुशुंग ने झिझकते हुए कहा। तुम्हारे पास क्या है कहो, यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, कहो, क्यू टूलिंग ने कहा। ठीक है, फिर मैं कहूंगा कि मैंने हमेशा वयस्कों की प्रशंसा की है। उनसे शादी करना मेरे लिए खुशी की बात है। मैं भी जीवन भर वयस्कों की सेवा करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि वयस्क मुझसे सहमत होंगे, निंग वुशुंग ने कहा। बेशक, तुम मेरी स्त्री हो, स्वाभाविक रूप से तुम केवल अकेले ही मेरी सेवा कर सकती हो, क्यू टूलिंग ने संदेह से कहा। इससे आपका क्या मतलब है? मैं महामहिम को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मुझे श्री गौ को मत दीजिए। यदि महामहिम को मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझे उन्हें मत दीजिए। बल्कि अतुलनीय दयनीय बात यह है कि जब तक देखने के लिए एक आदमी है तब तक देखो। सुरक्षात्मक इच्छा की एक जोड़ी को जन्म देने में मदद नहीं कर सकता है। क्यू टूलिंग कोई अपवाद नहीं है। इसके अलावा उसे निंग वुशुंग के बारे में एक विचार है और वो निंग वुशुंग की और भी अधिक रक्षा करना चाहती है। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मिस्टर गौ को दे दूंगा? इसके बारे में मत सोचो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्यू टूलिंग ने कहा। अब इस समाज में पुरुषों के लिए एक दूसरे के पास रखेल भेजना कोई असामान्य बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि क्यू टूलिंग को निंग वुशुंग का बहुत शौक है। वो अपनी पसंदीदा महिलाओं को दूसरों को देने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? धन्यवाद सर, मुझे राहत मिली है, निंग वुशुंग ने राहत के साथ कहा। लेकिन आप ऐसा क्यों कहते हैं? हालांकि नेता क्यू हैरान थे। सच तो यह है कि बिना वजह ऐसे शब्द कहना उनके लिए नामुमकिन है। इसमें जरूर कुछ होगा। वयस्क, क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता? निंग वुशुंग ने कहा। बिल्कुल नहीं, आपको अवश्य कहना चाहिए, बल्कि अतुलनीय शब्दों ने क्यू को और अधिक उत्सुक बना दिया। हालांकि अगर मैं ये कहता हूँ तो मुझे डर है कि वयस्क आपके और श्री गौ के बीच रिश्ते को भड़काने के लिए मुझे दोषी ठहराएंगे, निंग वुशुंग ने कहा। इसका मिस्टर गौ से क्या लेना देना है? कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। क्यू टूलिंग असंतुष्ट प्रतीत हो रहे हैं। निंग वुशुंग ने तुरंत डर का भाव दिखाया। जब क्यू टूलिंग ने उसकी शक्ल देखी तो वो थोड़ा संकुचित हो गया और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। निंग वुशुंग थोड़ा डरा हुआ लग रहा है। वो नेता की ओर देखता है और कहता है, इससे पहले जब श्री गौ मेरे घर गए तो उन्होंने हमेशा मुझे संकीर्ण दृष्टि से देखा। जब दूसरों ने ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने मेरा फायदा उठाया। बेशक मैं नहीं उससे सहमत हूँ। आखिरकार मैंने हमेशा वयस्कों की प्रशंसा की है, अपने दिल में केवल वयस्कों की, लेकिन मैं सिर्फ एक कमजोर महिला हूँ और मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकती। ये सुनकर क्यू टूलिंग की आंखें पहले से ही गुस्से में थीं। ये देखकर कि निंग वुशुंग रुक गया, उसने उदास होकर कहा, आगे बढ़ो। हाँ, निंग वुशुंग ने धीमी आवाज में कहा। सौभाग्य से वयस्कों के बारे में उसके मन में कुछ संदेह हो सकता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि जब उसने मुझे सेल में उठाया तो वो फिर से मेरा फायदा उठाना चाहता था। मैं ऐसा नहीं कर सका, इसकी मदद करो। उसने मुझसे कहा, मुझे विरोध मत करो, जब तुम मेरे साथ खेलते खेलते थक जाओगे तो उसने तुम्हें अपनी रखेल बदलने के लिए कहा। उसके बाद निंग वुशुंग लगभग चिल्लाया, मेरे भगवान, मैं वास्तव में श्री गौ के साथ नहीं जाना चाहता। आप मुझे उनके पास नहीं देना चाहते, ठीक है?
गधे, क्यू टूलिंग गुस्से से चिल्लाया, लेकिन स्पष्ट रूप से शाप का उद्देश्य निंग वुशुंग नहीं था। ये कमीना मेरी पीठ पीछे ऐसा काम करने की हिम्मत कर रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। सर, क्या आप मिस्टर गो को दोष नहीं देंगे? निंग वुशुंग ने कहा। क्या आप उसे पसंद करते हैं? क्यू टूलिंग ने उदास चेहरे के साथ कहा। नहीं, मिस्टर गो वयस्क का दाहिना हाथ है। मैं अपने मामलों के कारण वयस्क और मिस्टर गो के बीच दूरी नहीं बनाना चाहता। इसके अलावा उस समय वहां कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था और श्रीमान गो निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगा। क्यू टूलिंग की उपस्थिति के बारे में बहुत ही अतुलनीय जोड़ी ने कहा। इसके बारे में चिंता मत करो, मैं इससे निपट लूंगा। तुम अच्छा आराम करो, मैं पहले जाऊंगा, क्यू ने अपने चेहरे पर गुस्से से कहा। इसके बाद वो फिर चला गया। क्यू टूलिंग की पीठ को धीरे धीरे गायब होते देख एक अजीब सी मुस्कान के बजाय निंग वुशुंग का उदास चेहरा गायब हो गया। अंधेरे में 603 चीजें नेता क्यू के पिछवाड़े से बाहर जाने के बाद वो अच्छे मूड में नहीं थे। अतीत में उन्होंने निंग वुशुंग के एक तरफा शब्दों पर विश्वास नहीं किया होगा, लेकिन अब यह अलग है। वो निंग वुशुंग की बहुत परवाह करता है। इसके अलावा निंग वुशुंग वास्तव में सुंदर है। उनकी राय में मिस्टर गो के लिए उसे देखना सामान्य बात है। बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि श्री गो का साहस इतना महान होगा। उसने निंग वुशुंग का फायदा उठाने का साहस किया, तब भी जब उसे पता था कि उसके पास इसके बारे में विचार है। इसके अलावा वो उसे ये देना चाहता था। यह एक सपना था। ऐसी खूबसूरत महिला के बारे में सोचकर मिस्टर गो ने उसका फायदा उठाया। हालांकि कोई अपूरणीय चीज नहीं थी, फिर भी क्यू टूलिंग इसे स्वीकार नहीं कर सका। जाओ और मिस्टर गो से मुझे बुलाने के लिए कहो, क्यू टूलिंग ने अपने आसपास के लोगों से कहा। हाँ, कुछ ही देर में मिस्टर गो क्यू टूलिंग के पास दिखाई दिए। वह हमेशा अपने आदेशों को बहुत महत्व देते थे, इसलिए जब भी क्यू टूलिंग उसे देखना चाहता था वह थोड़े समय में उसके पास आ सकता था। श्री गो स्पष्टतः एक चतुर व्यक्ति है। वो जानता है कि वो कैसे आया है और वर्तमान स्थिति हासिल करने की प्रक्रिया में उसने कितने लोगों को नाराज किया है। अतः नेता की चापलूसी करके ही वो अपना पद बचाए रख सकता है और अपनी जान बचा सकता है। स्वाभाविक रूप से वो नेता के आदेश को बहुत महत्व देता है। नेताजी, आप मुझसे मिलना चाहते हैं? श्री गो से पूछा। क्यू टूलिंग ने कुछ नहीं बोला, बस मिस्टर गो को दो आंखों से देखा। क्यू टूलिंग की कार्रवाई ने श्री गो को असहज कर दिया, लेकिन उन्होंने कोई असंतोष व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। मैं आपसे पूछता हूँ, आप इस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ कैसे मानते हैं? लंबे समय तक क्यू टूलिंग ने आखिरकार पूछा। क्यू टूलिंग के उद्घाटन को देखकर श्री गो को अंततः राहत मिली। ठीक वैसे ही वो थोड़ा अजीब और असमंजस में था। अब क्यू टूलिंग के खुलने से उन्हें अंततः राहत मिली। क्यू टूलिंग के प्रश्न के लिए श्री गो ने बिना सोचे कहा, मिस निंग स्वाभाविक रूप से अद्वितीय प्रतिभा वाली एक दुर्लभ सुंदरता है। कोई भी व्यक्ति इसे देखकर प्रभावित हो जाएगा। निश्चित रूप से मेरी राय में केवल नेता ही उसकी बराबरी कर सकता है। श्री गो को पता था कि क्यू टूलिंग को निंग वुशुंग पसंद है और वो नानिंग के साथ दरवाजे से गुजरने वाले थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से सही शब्द चुने। ओह, तो क्या आप उत्साहित हैं? क्यू टूलिंग ने कहा। श्री गो को नहीं पता था कि क्यू टूलिंग ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उन्होंने कहा, हाँ, मैं स्वाभाविक रूप से मिस निंग जैसे व्यक्ति से प्रभावित हूँ, लेकिन नेता चिंता न करे, मुझे कोई जानकारी नहीं है। श्री गो ने जो कहा वो सत्य है। वो वास्तव में निंग वुशुंग में रुचि रखता है। हालांकि नेता ही महिला की देखभाल करता है, स्वाभाविक रूप से उसके मन में कोई अनुचित विचार नहीं होंगे। अगर वो कहते हैं कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि नेता के पास कोई विजन नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो ऐसा नहीं कह सकता। हालांकि श्री गो के शब्दों ने अभी भी क्यू टूलिंग के दिल को गुस्से से भर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि श्री गो ने वास्तव में स्वीकार किया कि वो निंग वुशुंग से प्रभावित थे। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जब से उसने अपना मन निंग वुशुंग में स्थानांतरित किया है तब से वो हमेशा अलग न होने के बारे में सोचता रहा है। स्वाभाविक रूप से वो सोचता है कि श्री गो का भी यही विचार है। इसलिए कुछ नेता ऐसे थे जो निंग वुशुंग द्वारा कही गई बातों पर संदेह कर रहे थे, अब वे इस पर पूरा विश्वास करते हैं। ठीक है, पहले नीचे जाओ, क्यू टूलिंग ने कहा। हाँ, श्री गो हॉल से हट गए। हालांकि उन्हें हमेशा लगता था कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि नेता खुद को अलग थलग कर रहे हैं। शायद मैं अधिक सोचता हूँ, नेता अब मुझ पर सबसे अधिक विश्वास करते हैं। मैंने कोई गलती नहीं की है, वो मुझे कैसे अलग कर सकते हैं? श्री गो ने मन ही मन सोचा। ये हरामी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को मारने की? मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। पार्टी की सैन्य शक्ति। अब श्री गो वास्तव में अपनी महिला के विचार पर हमला करना चाहते थे और उन्हें खुद पर सबसे अच्छा फायदा था। उनकी नजर में यह एक अक्षम्य अपराध था। निंग वुशुंग की स्वामित्व क्षमता के लिए क्यू टूलिंग बहुत मजबूत है। अब श्री गो ने फिर से अपनी बंदूक पर प्रहार किया है, वो क्रोधित कैसे नहीं होंगे? इसलिए मिस्टर गो के जाने के बाद क्यू टूलिंग पहले से ही सोच रहा था कि उसे कैसे दंडित किया जाए। जैसे ही रात हुई, बाहर दुश्मन की घेराबंदी के कारण पूरी मैक्सियन काउंटी रात में शांत थी। पूरी हवा तनावपूर्ण और जानलेवा माहौल से भरी होने लगी, लेकिन अंधेरे माहौल में बहुत कुछ हुआ। मैक्सियन काउंटी के कुछ परिवारों ने गुप्त रूप से शहर के बाहर शाही सेना से संपर्क करना शुरू कर दिया है। वे इतनी जल्दी अपना रुख जाहिर नहीं करना चाहते थे। आखिरकार उनकी राय में चाहे शहर पर किसी का भी कब्जा हो, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि दिन के दौरान निंगफू में जो हुआ उसने उनका दृष्टिकोण बदल दिया। उनमें तात्कालिकता का एहसास हुआ और वे अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाने लगे। जाहिर है, सामंत के नेता की कोई विश्वसनीयता नहीं थी और उन्हें छोड़ दिया गया था, इसलिए उन्हें शहर के बाहर शाही सेना को चुनना पड़ा। हालांकि श्री गो ने इन परिवारों की निगरानी के लिए लोगों की व्यवस्था की है। वे मूल रूप से बड़े स्थानीय परिवार हैं। वे कई वर्षों से मिक्सियन में काम कर रहे हैं और उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उनकी तुलना श्री गो और अन्य लोगों से कैसे की जा सकती है जो अभी अभी यहाँ आए हैं? इसलिए श्री गो की इन लोगों पर निगरानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उन लोगों के लिए बाहर की सेना से संपर्क करना आसान है। हालांकि हर कोई शहर के बाहर शाही सेना पर भरोसा करने की उम्मीद नहीं करता है। आखिरकार वे भी जानते हैं कि शाही सेना कैसी दिखती है।
इससे पहले मैक्सियन काउंटी पर शाही सेना का शासन था। उस समय उनका जीवन भी कठिन था और उनका तरह तरह से शोषण किया जाता था। अन्यथा शुरुआत में वे क्यूतो हाँ का समर्थन करना नहीं चुनेंगे। शाही दरबार की सेना और क्यूतो के नेतृत्व वाली विद्रोही सेना के बीच बहुत अंतर नहीं है, इसलिए कुछ लोगों ने सीधे तौर पर दोनों समूहों को छोड़ दिया और दूसरे समूह को चुन लिया। ये बहुत बढ़िया है। सु पेई पूरी विद्रोही सेना के सैन्य नेता हुआ करते थे, इसलिए उनका इन परिवारों के लोगों से संपर्क था। उन लोगों के मन में अभी भी सु पेई के बारे में अच्छी धारणा है। यदि वे आना चाहते हैं, यदि सु पेई इस विद्रोही सेना का असली नेता है, तो यह विद्रोही सेना बेहतर विकास कर सकती है। दुर्भाग्य से सुपर केवल एक जनरल है, नेता नहीं। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 604 मुझे क्यों चुने। जनरल सु, आप अभी हमारे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हैं? सु पेई का निवास। इस समय दरवाजा बंद कर दिया गया है। दरवाजे पर सु पेई के कुछ करीबी अंगरक्षक खड़े हैं। ये लोग हर समय उसका पीछा करते रहे हैं, इसलिए वफादारी में कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग यहाँ खड़े हैं, जाहिर है वे नहीं चाहते कि बाहरी लोग अंदरूनी लोगों की बातचीत में खलल डालें। इस समय सुपे के निवास के हॉल में सुपे, वांग दानियो और अन्य सहित लगभग 10 लोग हैं, जो मैक्सियन काउंटी में कुछ अमीर व्यापारियों या बड़े परिवारों के प्रतिनिधि हैं। पूरे हॉल का माहौल थोड़ा उदास है। बाकी सभी लोग सुपे को देख रहे हैं और उसके बयान देने का इंतजार कर रहे हैं। सुपे स्वयं चुपचाप सोच रहा है। उसके चेहरे पर संदेह, झिझक और उत्साह है। एक शब्द में कहें तो उनकी अभिव्यक्ति बहुत जटिल है। आपने मुझे क्यों चुना? बहुत देर तक सुपे ने ऊपर देखा और पूछा। आज शाम वांग दानियो, निंगफू और शहर के बाहर दुश्मन ताकतों की प्रतिक्रिया के बारे में सुपे के साथ चर्चा करने के लिए आए। हालांकि उन्होंने लंबे समय से इस बारे में बात नहीं की है। ये अमीर व्यापारी और बड़े घराने के लोग एक साथ आए। इसके अलावा मिलते ही उन्होंने अपने विचार सुपर के सामने रख दिए। इन लोगों का उद्देश्य सुपर को आश्चर्यचकित करना है, क्योंकि वे यहाँ उसके साथ सहयोग के बारे में बात करने के लिए हैं, यानी जब तक वो सिर हिलाता है, ये लोग उसकी यथासंभव मदद करेंगे, जिसमें धन, लोग और चीजें शामिल हैं, और समर्थन क्यू को दिए गए समर्थन से कहीं अधिक है। सुपे को उम्मीद नहीं थी कि ये लोग उनके पास आएंगे और उनसे इस तरह की बातें करेंगे। हालांकि उन्होंने तुरंत सोचा कि शायद निंगफू की चीजों के कारण उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। हालांकि इन लोगों ने सुपे को थोड़ा प्रभावशाली महसूस कराया, क्योंकि वे काफी निर्णायक थे। निंगफू की बातें आज दिन में हुई। वे शाम को अपने निवास पर आए और अपने सहायक व्यक्ति का चयन किया, और यह व्यक्ति वही है, सुपर। सच कहूं तो जब सुपे ने इन लोगों की बातें सुनी तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित और उत्साहित हुआ। क्यूतो के नेता में शामिल होने से पहले वो एक विद्रोही था। हालांकि उनके विद्रोह का समय लंबा नहीं था और उनकी प्रतिष्ठा क्यूतो के नेता जितनी ऊंची नहीं थी, इसलिए बाद में उसने शाही दरबार के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को क्यूतो के नेता के साथ शामिल कर लिया। लेकिन आखिरकार वो एक नेता थे। उस समय वो केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। अमीर व्यापारियों के समर्थन के बिना उनके लोगों को भोजन और हथियारों तक की समस्या थी। अब इन लोगों की मदद से उसे और आसानी से पूरा किया जा सकेगा। तो सुपे का दिल अभी भी छू गया था। ये बहुत सरल है। हम सभी जनरल सू के बारे में आशावादी हैं। हमारा मानना है कि आपके नेतृत्व में विद्रोही सेना का निश्चित रूप से बेहतर विकास होगा। उनमें से एक असाधारण कद काठी वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सुपेई को हल्के से देखा और कहा कि इन लोगों ने उसे इस मामले पर सुपेई से बात करने के लिए बाहर धकेल दिया था। उसका नाम झांग मिंग है। उनका परिवार मैक्सियन काउंटी का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी है। मैक्सियन काउंटी में 50% से अधिक अनाज स्रोतों पर उसका नियंत्रण है। भले ही नेता क्यू को भोजन की आवश्यकता हो, उसे इसका समाधान करना होगा। और मैक्सियन काउंटी में झांगजिया की शक्ति निंगफू से भी अधिक मजबूत है। यदि निंगवुशुंग झांगमिंग की बेटी है, तो क्यू टूली को वास्तव में इसके बारे में सोचने की जरूरत है। आखिरकार यदि वो झांगजिया को नाराज करता है, तो उसकी सेना को भोजन न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमने आपका समर्थन करना चुना है। बेशक सत्ता हासिल करने के बाद आपको हमें कुछ पहलुओं में कुछ सुविधा देनी होगी। झांग मिंग ने कहा, बेशक आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हम बहुत आगे नहीं जाएंगे। आखिरकार हम अभी भी आपसे और अधिक शक्ति हासिल करने की उम्मीद करते हैं, ताकि हमें और अधिक लाभ मिल सके। सुपेई ने सिर हिलाया और झांग मिंग ने कहा कि उन्होंने बहुत अधिक नहीं पूछा। ये लोग बोधिसत्व नहीं है। चूंकि अब वे उसे सभी प्रकार की सहायता देना चुनते हैं, उनके पास मांगने के लिए कुछ न कुछ अवश्य होगा, और कुछ पहलुओं में उन्हें सुविधा देना संभव नहीं है। जब तक वे बहुत आगे नहीं जाते, वे इसके पात्र हैं। बेशक अगर वे बहुत दूर जाते हैं, तो सुपेई उनके साथ अस्पष्ट नहीं होंगी। जब तक उसके हाथ में मौजूद लोग उसकी सेना के प्रति वफादार हैं, तब तक वो इन लोगों से समझौते के विरुद्ध कुछ भी करने से नहीं डरेगा। आखिरकार वो नेता क्यू से अलग है। नेता क्यू मूल जोश के बिना अब केवल मौज मस्ती करना चाहता है, लेकिन उसके पास दुनिया के साथ लड़ने वाले नायकों का विचार है, खासकर उन सैनिकों का जो वो कुछ समय के लिए लाया था, और भी अधिक स्पष्ट है। मुझे चुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझ पर विश्वास करें, सुपेई ने कहा। हालांकि इस मैक्सियन काउंटी में ऐसे कई लोग हैं जो मुझसे अधिक होनहार हैं। भले ही आप निंगफू के मामलों के कारण नेता पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे कई अन्य नेता हैं चुने। उनकी ताकत मुझसे ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा शहर के बाहर शाही सैनिक भी हैं जो किसी भी समय आ सकते हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप मुझे कैसे देख सकते हैं। अपने आप को कम मत समझो जनरल सू। यद्यपि आपकी वर्तमान ताकत उन नेताओं जितनी अच्छी नहीं है, हमारे गुप्त समर्थन और सहायता से आपको तेजी से विस्तार करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा आप चापलूसी नहीं कर सकते। ये स्पष्ट है कि जनरल सू की कौशल की तुलना उन लोगों से नहीं की जा सकती जो अदूरदर्शी है, झांग मिंग ने कहा। जहां तक बाहर शाही सेना की बात है, जहां तक मुझे पता है, शहर में कुछ लोग हैं जिन्होंने उनसे संपर्क किया है और उनके साथ सहयोग करना चाहते हैं। हालांकि मुझे अभी भी पता है कि शाही सेना में क्या गुण है। वे लोग विश्वास करने लायक नहीं है बिल्कुल, इसलिए हमने अंततः सामान्य सू को चुना। झांग मिंग उसकी आंखों में देखती है और सुपेई, जो अविचलित प्रतीत होती है, जारी रखती है। बेशक इस मामले का चुनाव सू के अपने हाथों में है। यदि आप हमारी मदद और समर्थन स्वीकार करते हैं, तो हमारा सहयोग आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा।
यदि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आज रात नहीं आएंगे। आपने ये शब्द कभी नहीं सुने होंगे। झांग मिंग के बोलने के बाद वो रुक गए और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने चुपचाप सू पेई की ओर देखा, जाहिर तौर पर उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। जनरल सू, आप किस बारे में झिझक रहे हैं? मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा वो सही है। आप, जनरल सू, चीजें कर सकते हैं। वे लोग बकवास हैं। जब तक आप अकेले काम करने को तैयार हैं, मैं, डैनियल वांग, आपका अनुसरण करूंगा। सू पेई ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके बगल वाले वांग डैनियो ने बाहर आकर कहा, उन्होंने हमेशा सू पेई की प्रशंसा की है। वो सोचता है कि यह अफसोस की बात है कि नेता क्यू ने उसे छोड़ दिया। हालांकि वो अपना खुद का आदमी है। अगर वो सू पेई की मदद करना भी चाहे तो कोई रास्ता नहीं है। अब शहर के ये अमीर व्यवसाय और परिवार अकेले काम करने के लिए समर्थन और मदद करना चुनते हैं। वान डैनियल स्वाभाविक रूप से उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि केवल सुपर ही वास्तव में चीजों को पूरा कर सकता है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 605 घोषणा। वांग डैनियो ने सुपे का पालन करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। वह ईमानदार था। वांग डैनियो की बातें सुनने के बाद सू पेई वास्तव में प्रभावित हो गई। दरअसल वो जानता था कि यी सेना में मध्य और निचले स्तर के कई नेता उसकी प्रशंसा करते थे और उसका समर्थन करते थे। हालांकि वे वांग डैनियो की तरह हर दिन उनसे मिलने नहीं आते थे, लेकिन वे निजी तौर पर सू पेई की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित थे। और सू पेई निश्चित है, अगर वो उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से मना ले तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन पहले उनका खुद से बाहर जाने का कोई विचार नहीं था। आखिरकार वो केवल सेना का एक नेता है। धन और भोजन के सहयोग के बिना उसका सफल होना असंभव है। इसके अलावा उनके मन में नेता के बारे में थोड़ी कल्पना भी है। मुझे आशा है कि वो जाग सकता है। हालांकि आज दिन में जो हुआ उससे सुपर को एहसास हुआ कि नेता क्यू अब पूर्व नेता क्यू नहीं है। वो अब और नहीं जाग सकता। इसलिए चाहे सुपर अपने लिए हो या विद्रोही सेना के भविष्य के लिए, उसे अब इस पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। शहर के इन परिवारों के सहयोग से वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और सू पेई एक सास व्यक्ति नहीं है। अपने मन में निर्णय लेने के बाद उन्होंने कुछ भी देरी नहीं की, बल्कि झांग मिंग की ओर देखा और कहा, धन्यवाद मिस्टर झांग, और आप मेरी ओर देख सकते हैं। अगर मैं सू पेई अभी भी मना करता हूं तो मैं थोड़ा सा हो जाऊंगा अपमानजनक। इसके अलावा नेता पूर्व नेता नहीं है। मेरे लिए और विद्रोही सेना के विचार के लिए मैं सहमत हूं और आप मिलकर काम करते हैं। जब यहाँ की चीजों की बात आती है तो सू पेई अभी भी थोड़ा दुखी है। आखिरकार क्यू टूलिंग ने पहले उस पर बहुत भरोसा किया था। इसके अलावा वो शुरुआत में बहुत उत्साही भी थे। उसकी लड़ने की भावना कितनी ऊंची है। अब ऐसा है, वह भी असहज है। सू पेई की बातें सुनने के बाद घटनास्थल पर मौजूद बाकी लोगों को राहत मिली और वे मुस्कुराए। हालांकि उनके पास अन्य विकल्प थे, फिर भी वे उन लोगों को बिल्कुल नहीं देख सके। उस समय न केवल वे सफल नहीं हो सके, बल्कि उनका नेतृत्व भी किया जाएगा। ये थोड़ा नुकसान होगा। ठीक है, जनरल सू वास्तव में एक निर्णायक व्यक्ति है। झांग मिंग खुशी से उठे और कहा, झांगजिया के सभी 500 लोग जनरल सू के आदेशों का पालन करेंगे। यान परिवार के 300 नौकर भी हैं, जो सू के एकमात्र सेनापति हैं। और मुझे अन्य लोगों ने कहा है कि वे स्मार्ट लोग हैं जो अपने परिवार को बड़ा बना सकते हैं। वे सभी जानते हैं कि अब शुरुआत है, सुपर को उनकी मदद की जरूरत है, लेकिन केवल इस समय जितना अधिक वे निवेश करेंगे, भविष्य में उन्हें उतना ही अधिक लाभ होगा। जाहिर है, जोखिम भी उतना ही अधिक होगा। हालांकि वे सभी धन और संपत्ति की तलाश की सच्चाई जानते हैं और वे सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सुपर देखने आते हैं। इसलिए इस समय उन्हें जरा भी झिझक नहीं है। जल्द ही सुपर को पता चला कि उसने थोड़े ही समय में लगभग 3000 सैनिक हासिल कर लिए हैं। इसके अलावा उसने बहुत सारा भोजन, हथियार और यहाँ तक कि चांदी भी प्राप्त की थी। इन लोगों ने सचमुच उस पर खून कर दिया। बेशक सू पेई यह भी समझती है कि इन लोगों के पास अब जितनी अधिक पूंजी होगी, भविष्य में वे उन्हें उतना ही अधिक रिपोर्ट करेंगे। हालांकि सू पेई को इन लोगों की चिंता नहीं है। ये लोग अभी भी एक छोटे से काउंटी शहर मैक्सियन काउंटी में परिवार है। उसे यकीन है कि वो उन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकता है। वान डैनियो भी बहुत खुश है। उन्होंने सुपर को फॉलो करने का फैसला किया है। बेशक सुपर की ताकत जितनी मजबूत होगी उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा वो सोचता है कि सुपर का इतना शांत रहना अफसोस की बात होगी। ठीक है सब लोग, अब समय आ गया है कि हम वर्तमान स्वरूप पर चर्चा करें, सुपे ने भीड़ से कहा। जनरल सू, कृपया, मैं इस शाही घेराबंदी में विद्रोही सेना के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। हालांकि हमने पिछली बार शहर के बाहर सेना को हराया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके नेता बहुत औसत दर्जे के थे। जाहिर है, बाहर से आने वाला आदमी वही गलती नहीं कर सकता है। हालांकि पश्चिमी सेना की लड़ने की क्षमता अभी भी मौजूद है, लेकिन हमारी विद्रोही सेना का वर्तमान स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है। जनरल सू का मतलब है कि शाही सेना मैक्सियन को फिर से पुनर्प्राप्त करने की संभावना है? झांग मिन ने पूछा। अच्छा, सू पेई ने कहा, मैक्सियान एक छोटा काउंटी है जिसकी दीवारें नीची हैं और शहर की सुरक्षा अपूर्ण है। मैंने शुरुआत में नेता की स्थिति बदलने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वो सहमत नहीं हुए। अब विद्रोही सेना में एक तरह का अहंकार है जो अगली लड़ाई के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हम शाही सेना के हमले का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ लोगों को तुरंत चिंता हुई कि वे सुपर में आ सकते हैं। जाहिर है वे शाही सेना के बारे में आशावादी नहीं थे, इसलिए एक बार शाही सेना के आने के बाद उन सभी को नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है कि जनरल सू के पास एक रास्ता है। झांग मिंग ने बहुत अधिक चिंता नहीं दिखाई। सुपे का शांत चेहरा देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक विचार है। सू पेई ने कहा, धर्मी सेना में मेरी कुछ प्रतिष्ठा है। हालांकि मैं उन्हें तुरंत अपने साथ शामिल नहीं होने दे सकता। एक बार जब मैक्सियन हार जाता है और नेता हार जाता है तो मैं कुछ लोगों को भर्ती कर सकता हूँ। फिर आंतरिक के रूप में आपके साथ एजेंट, मैं फिर से लड़ सकता हूँ और मैक्सियन को फिर से वापस ले सकता हूँ।
बेशक उस अवधि के दौरान आपको कुछ नुकसान हो सकता है जब मीक्सियन पर शाही सेना का कब्जा है, इसलिए मुझे आशा है कि आप इसके बारे में फिर से सोच सकते हैं। यदि आप अभी भी मुझे चुनते हैं तो हम भविष्य में वास्तविक भागीदार होंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, मुझे मत चुनो, तो मेरी कोई राय नहीं है, सुपे ने कहा। मुझे सामान्य सू पर विश्वास है। जैसे ही सुपे की आवाज खत्म हुई, झांग मिंग ने कहा कि उनके आने से पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से इस पहलू पर विचार किया था, इसलिए इस समय उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। बाद झांग मिंग ने चारों ओर देखा और कहा, मेरा मानना है कि हर किसी का विचार एक जैसा है, कोई भी अपना मन नहीं बदलेगा, है ना? जब अन्य लोग झांग मिंग की आंखों को देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे क्या है। घटनास्थल पर आए ये लोग पहले भी सुपर के प्रति अपना समर्थन जता चुके हैं। इस समय यदि कोई पीछे हट गया तो बाकी लोग उसे सुरक्षित निकलने नहीं देंगे। आखिरकार यदि वो चला जाता है और बाकी लोगों को सूचित करता है तो अन्य लोग भी ऐसा करेंगे, लेकिन ये दुखद है, जाहिर है कोई भी ये जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। बेशक क्योंकि हमने जनरल सू का समर्थन करने का फैसला किया है, इसलिए यह नहीं बदलेगा। हाँ, मेरा वान परिवार हमेशा जनरल सू का समर्थन करता है, उसके वापस आने का इंतजार कर रहा है। अन्य लोगों ने भी अपनी राय व्यक्त की है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 606 है डोंकिंग। सुपे इन लोगों के रवैये से काफी संतुष्ट है। बेशक वो ये भी समझते हैं कि यह मुख्य रूप से झांग मिंग के पहले बयान के कारण है, इसलिए वो अपने दिल में झांग मिंग के समर्थन के लिए आभारी है। सुपेई ने झांग मिंग को कृतज्ञतापूर्वक देखा और फिर लोगों से कहा, वास्तव में आपको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको कुछ पैसे का नुकसान होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत अधिक नहीं होगा, क्योंकि दूसरी पार्टी है आखिरकार शाही सेना, जहां दाई को रखा गया है। भले ही आप एक अच्छी जगह चाहते हो, ये बहुत बदसूरत नहीं लगेगी, इसलिए आप बहुत अधिक नहीं खोएंगे। जनरल सू ने क्या कहा? झांग मिंगजान इस बात से सहमत थे कि यही एक कारण था कि उन्होंने पहले इतना सुखद निर्णय लिया था। आखिरकार उन पर पहले शाही दरबार की सेना का कब्जा था, इसलिए वे ये भी जानते हैं कि शाही दरबार की सेना की प्रथाओं और उनसे कैसे निपटना है। सुपे की बातें सुनने और उस पर विचार करने के बाद अन्य लोग निश्चिंत हो जाते हैं। जाहिर है मुख्य बात वे भी समझते हैं, वे थोड़ा नुकसान चुकाने और बड़ा रिटर्न पाने को तैयार हैं। उसके बाद लोगों ने आंतरिक और बाह्य सहयोग और सहायता के विशिष्ट कार्यान्वयन सहित निम्नलिखित मामलों पर चर्चा की। उसके बाद प्रतिभाएं आसानी से चली गईं। वे आज के मामले से काफी संतुष्ट दिखे। हालांकि उन्होंने कुछ पैसे का भुगतान किया। जब तक उन्होंने इसे कमाया, भविष्य में लाभ कम नहीं होगा। उस समय मैक्सियन काउंटी में केवल छोटे परिवार ही नहीं होंगे, उनके परिवारों का तेजी से विस्तार होगा। बहुत बढ़िया जनरल सू, हमें भविष्य में उन लोगों से नाराज होने की जरूरत नहीं है। सभी के चले जाने के बाद वांग डेन्यू ने सुपे से कहा। सुपे का हालिया जीवन स्पष्ट रूप से आसान नहीं है और वांग डेन्यू को हाल ही में सुपे के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण बाहर कर दिया गया है। वो क्रोधी स्वभाव का है और लोगों से झगड़ता है। अब सुपे को उन लोगों का समर्थन प्राप्त है। सुपे को क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है और वांग डेन्यू को भी, जिन्हें बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। यह आराम करने का समय नहीं है। सुपे ने दृढ़ चेहरे के साथ कहा, उन लोगों ने अब मेरा समर्थन किया है, लेकिन अगर मैं संतोषजनक परिणाम हासिल नहीं कर सका तो वे मुझे छोड़ देंगे और निर्णायक रूप से दूसरों का समर्थन करेंगे। इसके अलावा शहर के बाहर शाही सेना को कम नहीं आंका जाना चाहिए। मैंने उन्हें धोखा नहीं दिया। इस बार हम वास्तव में खतरे में हैं, इसलिए जब वे कल शहर पर हमला करेंगे तो आपको और आपके लोगों को सावधान रहना चाहिए। साथ ही सावधान रहें कि आपके अपने लोगों को नुकसान न हो। अभी आपने सुना है कि शहर के कुछ लोगों और बाहर के लोगों की पहले से ही मिलीभगत है, इसलिए संभावना है कि कल कुछ होगा। तो क्या हम नेताओं को उनकी याद दिलाएं? वान दानियो ने कहा कि हालांकि उन्होंने सुपे के साथ अकेले काम करने का फैसला किया था, लेकिन वो उन साथियों से संतुष्ट नहीं थे जिनके साथ उन्होंने शहर में लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने उन्हें खतरे में देखा था। नहीं, अगर तुम जाओगे तो भी वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या तुमने पहले इसे आजमाया नहीं है? सुपर कहा। सुपे के शब्दों को सुनकर वान डेनियो इसका और अधिक उल्लेख नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक बार इसकी रिपोर्ट की थी, लेकिन नेताओं ने न केवल उस पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उन पर बहुत डरपोक होने का भी आरोप लगाया। इस बार भी अगर वो दोबारा गए तो इसका कोई असर नहीं होगा। ठीक है, मैं कुछ लोगों से मिलने और उनसे बात करने जा रहा हूँ। पहले आराम करने के लिए वापस जाओ। कल एक कठिन लड़ाई होनी चाहिए, सुपे ने वांग दानियो से कहा। डेनियल वांग ने सिर हिलाया और फिर चले गए। उसे वापस जाकर अपने अधीनस्थों को कल किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए याद दिलाना होगा। और सुपे को भी आराम नहीं मिला। वो कुछ ऐसे लोगों को ढूंढने गया जिनके उसके साथ पहले अच्छे संबंध थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे लोग आज रात उसके समर्थन के लिए अपना डेरा बदल लेंगे। उन्हें बस उम्मीद थी कि इस आक्रामक और रक्षात्मक युद्ध के बाद उनके पास कोई निर्णय होगा, क्योंकि उसने निंग विशुम को एक सभ्य स्वागत समारोह देने का वादा किया था और वो शहर के बाहर शाही सेना से घिरा हुआ था। इसलिए शाम को हालांकि क्यू टूलिंग निंग विशुम के कमरे में जाना चाहता था और छोटी सुंदरता को खाना चाहता था, लेकिन वो पीछे हट गया। साथ ही वो ये भी सोच रहा है कि मिस्टर गौ से कैसे निपटा जाए, जिनकी नजर में कुछ कौशल थे, लेकिन अब वो निराश है। वो पहले ही मिस्टर गौ को बहुत परेशान देख चुका है। एक बार जब श्री गौ के बारे में उनकी धारणा बदल गई तो कुछ पिछले विचार भी बदल गए। वो सोचता है कि मिस्टर गौ को केवल कुछ अच्छी चीजें ही मिल सकती हैं। ऐसी चीजें अन्य चीजें लोग कर सकते हैं और उन्हें श्री गौ पर हमेशा भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा श्री गौ ने अपनी महिला के बारे में भी सोचा, जिससे क्यू का उत्पीड़न और भी असहनीय हो गया। इसलिए उसने मिस्टर गौ को पहले ही मार डाला था, लेकिन अब उसे मारने का कोई उपयुक्त मौका नहीं मिला। और श्री गौ स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि उन पर कोई विपत्ति आने वाली है। इस वक्त वो अपने घर का लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि श्री गौ को हमेशा से ही पसंद किया गया है। उनका निवास स्थान क्यू टूलिंग से ज्यादा खराब नहीं है। इस समय उनके आवास के पिछवाड़े में निंगफू की कई महिलाएं हैं जो यहाँ व्यवस्थित हैं। उनमें से कुछ निंगफू की नौकर लड़कियां हैं, उनमें से कुछ निंगफू की महिलाओं के परिवार की सदस्य भी हैं। इस समय वे उनके निजी पसंदीदा बन गए हैं।
श्री गौ इससे बहुत संतुष्ट है। हालांकि ये महिलाएं निंग से बेहतर है, लेकिन वे पहले से ही कई महिलाओं की तुलना में अधिक सुंदर है। स्वाभाविक रूप से वो संतुष्ट है। साथ ही जो चीज उसे अधिक संतुष्ट करती है वो संपत्ति है जिसे उसने नकल करते समय गुप्त रूप से छुपाया था। वो कोई छोटी रकम नहीं है। हालांकि उन्होंने नेता को बहुत कुछ सौंप दिया है, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया है। नेता के बारे में सोचते हुए श्री गौ ने सोचा कि नेता ने आज उनकी आंखों में देखा। ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। आखिरकार क्यों की वजह से वो नेता का विश्वास नहीं खो सकता। ये सोचकर श्री गौ को संकट का आभास हुआ। उसे अपने प्रति नेता का विश्वास बढ़ाने के लिए कुछ करना होगा। उसने पहले जो तैयारी की है वो उपयोगी प्रतीत होती है। वो हेडोंकिंग प्रशिक्षण कैसा है? श्री गौ आंगन में आए और अपने नौकर से पूछा। जी हाँ, वो नेता को जो चीज देने जा रहा है वो हेडोंकिंग है, जिसे बाजों का भगवान कहा जाता है। अगर इस चीज को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो यह न केवल एक अच्छा पालतू जानवर हो सकता है, बल्कि लड़ाई में जासूस के रूप में भी काम कर सकता है। ये कुछ ऐसी चीज ढूंढ सकता है जो आम लोग हवा में नहीं ढूंढ सकते। ये हेडोंकिंग लंबे समय से गुप्त रूप से प्रशिक्षण ले रहा है। ये ठीक होना चाहिए। अब उन्हें खुद पर नेता का भरोसा मजबूत करने की जरूरत है। वही इस तुरुप के पत्ते को बाहर निकाल सकता है। मुझे लगता है नेताजी को ये पसंद आएगा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 607 घर का काम करना। मैं लगभग पालतू बन चुका हूँ। नौकर ने झुककर कहा कि वो विशेष रूप से श्री गौ द्वारा पाया गया था। उन्होंने उसके लिए हेडोंकिंग का प्रशिक्षण लिया। उसे अच्छा वेतन मिलता था, इसलिए उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। श्री गौ स्पष्ट रूप से अपने नौकर की मामलों को संभालने की क्षमता से बहुत संतुष्ट है। वो हेडोंकिंग को देखता है। ये सचमुच शानदार और असामान्य है। उनकी आंखें ट्रेनिंग की वजह से सुस्त नहीं है। इसके बजाय वे उज्ज्वल और यहाँ तक की तेज है। वे पंजे शिकार को चीरते हुए प्रतीत होते हैं। भले ही वो वहां चुपचाप खड़ा हो, मिस्टर गौ उसका पीछा कर सकते हैं। इसमें तेज गंध है। श्री गौ इससे बहुत संतुष्ट है। उसने कहा, कल आप और मैं नेता से मिलने जाएंगे। मैं उसे ये हेडोंकिंग दूंगा। आप उसे इस हेडोंकिंग का स्वामी बनने में मदद करेंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा, नौकर ने कहा। कुछ समय बिताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। श्री गौ ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। धन्यवाद, आदमी ने प्रसन्न चेहरे के साथ कहा। वो मूल रूप से इस व्यवसाय में था, इसलिए यह मामला उसके लिए बहुत परेशानी वाला नहीं है। लेकिन अब ये श्री गौ का पक्ष ले सकता है। वो स्वाभाविक रूप से बहुत खुश है। श्री गौ भी बहुत खुश है। वो जानता है कि क्यूटुली को ये दुर्लभ चीजें बहुत पसंद है, इसलिए उसे यह हेडोंकिंग जरूर पसंद आएगा। उस वक्त चाहे उसे खुद पर भरोसा हो या ना हो, दोनों के बीच रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। श्री गौ स्पष्टतः नहीं जानते। ये स्पष्ट है कि क्यूटुली की उसके प्रति नफरत की भरपाई कोई बड़ा पक्षी नहीं कर सकता। हालांकि यह कोई साधारण बड़ा पक्षी नहीं है। ये स्पष्ट रूप से बेकार है। श्री गौ संतुष्टि के साथ चले गए, लेकिन नौकर तुरंत आराम करने नहीं गया। उसे अभी भी इस हेडोंकिंग को खिलाने की जरूरत थी। इस हेडोंकिंग को हर भोजन में कम से कम 2 जिन मांस खाना पड़ता था। सौभाग्य से श्री गौ के सहयोग से, अन्यथा नौकर अपना भरण पोषण नहीं कर पाता। अच्छा खाओ, अधिक खाओ, कल मुझे अच्छा प्रदर्शन दो और तुम्हें भविष्य में अच्छा जीवन मिलेगा। नौकर ने उसे खाना खिलाते हुए हेडोंकिंग से कहा। हालांकि हेडोंकिंग स्मार्ट है, वो उसे स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकता है। नौकर को कोई परवाह नहीं थी। खाना खिलाने के बाद वो बाकी को लेकर चला गया। उसके बाद हेडोंकिंग की छोटे कमरे में एकमात्र बचा था। अचानक खाली कमरे में हेडोंकी का शरीर चमक उठा। ऐसा लग रहा था कि कुछ असामान्य चीज नजर आ रही है। उसके पंख फड़फड़ाए और वो उड़ गया। जैसे ही उसने शोर मचाना चाहा, उसका शरीर हवा में गायब हो गया। अपनी मूल स्थिति में पृथ्वी पर दूर से एक और प्रजाति मौजूद थी। अगर धरती पर लोग इसे देखते तो पहचान लेते, क्योंकि ये गर्मियों में बहुत ही आम जीव है, यानी मच्छर। तियानजून से अलग होने के बाद हुआन फैंग अपने निवास पर वापस चला गया। जैसा कि अपेक्षित था, बाई जियाओरो ने अभी तक खाना नहीं खाया था। उसे वापस आते देख उसने तुरंत कनखियों से उसकी ओर देखा। मत देखो, मुझे पता है, मैं तुरंत खाना बना दूंगा, हुआंग फैंग असहायता से कहते हैं। उनके पास ऐसे समूह नेता को खड़ा करने का कोई रास्ता नहीं है। जियाओबाई भी हुआंग फैंग के पास दौड़ती है और कराहती है। जाहिर है, उस अवधि में जब हुआंग फैंग वापस नहीं आया, उसे बाई जियाओरो द्वारा धमकाया गया था। हुआंग फैंग के आदेश के साथ वो बहुत अधिक नहीं दिखा सकता, इसलिए जियाओबाई का दिल बहुत दुखी है। हुआंग फैंग ने जियाओबाई को सांत्वना दी और फिर बाई जियाओरो के लिए खाना बनाने चला गया। मैंने कहा, टीम लीडर, हालांकि आप मेरी बॉस और एक खूबसूरत महिला है, फिर भी आप हर दिन भोजन के बिना नहीं रह सकती। मुझे आपका किराया नहीं चाहिए। कम से कम आपको कुछ घरेलू कामों में मेरी मदद करनी होगी। रात के खाने में हुआंग फैंग ने बाई जियाओरो से कहा। हुआंग फैंग की बातें सुनकर बाई जियाओरो थोड़ा शर्मिंदा हुई। ऐसा लगता है कि वो यहाँ बिना कुछ लिए रहती है। हालांकि अगर उसे घर का काम करने के लिए कहा जाता है तो ऐसा लगता है कि वो ऐसा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जब वो बच्ची थी तब से उसे इस काम से अवगत नहीं कराया गया है। वो सभी प्रकार के हत्या कौशलों से परिचित है, कैसे जल्दी से अभ्यास करे आदि। वो अभी भी घर के काम के लिए बहुत अजीब है। तो मैं तुम्हें किराया दूंगा। बाई जियाओ ने कहा कि घर का काम करने की तुलना में बाई जियाओ स्पष्ट रूप से अभी भी किराया देना अच्छा समझती है, और वो उस पैसे में बुरी नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि आपके लिए घर का कुछ काम करना बेहतर है। यदि आप पैसे देते हैं तो मैं इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। आप भी यहीं रहते हैं, आप नहीं चाहते कि माहौल बहुत खराब हो, हुआंग फैंग ने कहा, और फिर थोड़ा अनिच्छा से बाई जियाओ की ओर देखा। उन्होंने कहा, टीम लीडर, क्या आप इसलिए हैं क्योंकि आप घर का काम नहीं कर सकते? हुआंग फैंग की संदिग्ध आंखों को देखकर बाई जियाओ ने गुस्से में कहा, जो कोई कहता है कि मैं यह नहीं करूंगा वो करो, लेकिन तुम मुझसे बहुत कुछ करने की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, जो कर सकते हो करो। ऐसा लगता है कि हुआंग फैंग को अभी भी विश्वास नहीं है कि बाई जियाओ घर का काम कर सकती है। उसकी संदिग्ध निगाहों ने बाई जियाओ को आहत किया। वो कसम खाती है कि उसे अच्छा काम करना होगा और हुआंग फैंग को आश्चर्यचकित करना होगा।
अच्छा, घर का काम करना अभ्यास से अधिक कठिन क्या है? बाई जियाओरो ने मन ही मन सोचा। हालांकि बाई जियाओरो को जल्दी समझ आ गया कि उसके लिए अभ्यास की तुलना में घर का काम करना अधिक कठिन है, और यह उससे भी अधिक कठिन है। हुआन फेंग आराम से खूबसूरती के साथ यहाँ खाना खा सकते हैं। हालांकि बाई जियाओरो थोड़ी आलसी है, वो वास्तव में एक सुंदरता है, और दूसरी तरफ कैतियान अच्छे मूड में नहीं है। क्योंकि कैतियान को पहले से ही पता था कि हुआन फेंग फेंग के दरवाजे पर आया था और उसे सबक सिखाया था। हुआन फेंग, जो आक्रामक था, को न केवल चोट नहीं लगी, बल्कि उसने फेंग के सिर की 2 उंगलियां भी काट दी, जिससे कैतियान को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि हुआन फेंग पहले सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन अब उसके पास 2 आश्चर्य हैं। उन्होंने पेन चेंगफू की सूजी हुई बाह में अस्पताल के बारे में सोचा। ऐसा लगता है कि हुआन फेंग का कौशल सरल नहीं है। हालांकि भले ही वो इसे समझता हो, कैतियान को चिंता करने की कोई बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये बस थोड़ा सा काम है, वो इसमें अच्छा है। उसने इसे पहले नहीं देखा है। यहाँ तक कि ट्रांसमिशन में मौजूद उन विशेष बलों ने भी इसे देखा है। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो अधिक लोगों को रोक नहीं सकता। इसलिए कैतियान ने हुआन फेंग से निपटने के लिए और अधिक लोगों को ढूंढने की योजना बनाई है। जहां तक फेंग राजवों की बात है, जिनके पास कोई क्षमता नहीं है, कौन सा पक्ष अच्छा है और कौन सा पक्ष रहना है। हालांकि फेंग के लिए हार मानना इतना आसान नहीं है। वो इस अवसर को जाने नहीं देना चाहता, चाहे वो खुद से बदला लेना हो या सियाए तियान के साथ खुद को मिलाना हो। कैशाओ, मुझे एक और मौका दो, मुझे एक और दिन दो। अगर मैंने इसे अभी तक पूरा नहीं किया है, तो क्या तुम किसी और को ढूंढोगे? ये कैसा है? फैंग ने लगभग विनती करते हुए कहा। सियाए तियान ने भौहें चढ़ा दी। वो दूसरे लोगों को सीधे ढूंढना चाहता था और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। हालांकि ये देखते हुए कि फैंग ने पहले ही ऐसा कह दिया था, उसने उसे एक और मौका देने का वादा किया। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 608 लिटिल ईगल। ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। इस बार अगर तुम अभी भी बुरा काम करोगे, कै ने कहा। चिंता मत करो कै शाओ, इस बार कोई दुर्घटना नहीं होगी। बड़े से फैंग ने जल्दी से वादा किया। मुझे ऐसी आशा है, मुझे बर्बादी से निपटना पसंद नहीं है। कैतियान ने बात पूरी की और फोन रख दिया। फैंग दाहू के चेहरे की दूसरी तरफ निर्ममता और दृढ़ संकल्प की झलक थी। हुआन फेंग, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। तुम मेरी जगह चाहते हो और यही मेरी जिंदगी है। मुझे तुम्हारे साथ कड़ी मेहनत करनी होगी। पिछली घटनाओं के कारण ये स्पष्ट है कि फैंग ने हुआन फेंग को उसके दिल में मार डाला है। क्षेत्र ही उसका जीवन है, वो अपने क्षेत्र को दूसरे के हाथ में नहीं जाने देता। कैतियान के स्पष्टीकरण के लिए, जब तक हुआन फेंग का पैर टूट गया है और फिर हुआन फेंग को उसे देखने के लिए ले जाया जाता है, फैंग दातो ने पहले ही पता लगा लिया है कि कैसे जवाब देना है। वो कहता है कि उसके अधीनस्थ थोड़े भारी है, वो नियंत्रण में नहीं रहा और उसने हुआन फेंग को मार डाला। कैतियान के पास अधिक अकाउंटेंट होने चाहिए। आखिरकार वो हुआन फेंग से भी निपटना चाहता है। ये सोचते हुए फैंग दातो अपने कमरे में आया, एक अंधेरे बक्से से एक लकड़ी का बक्सा निकाला, बक्सा खोला और उसमें एक पिस्तौल और कई गोलियां थी। ये बंदूक बहुत नई है, फैंग दाहो से पहले इसे प्राप्त करना कठिन है। इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। यह आत्मरक्षा के लिए है, खतरे की स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले तो उसने सोचा कि उसे अपने जीवन में कभी इस पिस्तौल का उपयोग करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आज हुआन फेंग के व्यवसाय ने उसे इसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हुआन फेंग, वो निश्चित रूप से इसे हल कर लेगा, और हुआन फेंग का कौशल बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि हुआन फेंग को उसके छोटे भाई द्वारा अकेले वश में नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो केवल इस पिस्तौल पर भरोसा कर सकता है। इसके अलावा फैंग दादो इस बार अन्य लोगों को ऐसा करने नहीं देंगे, बल्कि खुद ऐसा करने का विकल्प चुनेंगे। आखिरकार वो नहीं चाहता कि अन्य लोगों को पिस्तौल के बारे में पता चले। यह उसके लिए एक रहस्य है। यह एक रहस्य है जो महत्वपूर्ण क्षण में लोगों की जान बचा सकता है, इसलिए वो जितने कम लोगों को जानेगा, उतना बेहतर होगा। इसके अलावा उसे हुआन फेंग से बंदूक लेकर लड़ने के लिए उसके करीब होने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसे लगता है कि वो काफी आश्वस्त है। इस मामले में उसे अन्य लोगों को ऐसा करने की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हुआन फेंग के ठिकाने का पता लगाना है। केवल इसी तरह से वो अच्छी शुरुआत कर सकता है। जहां तक हुआन फेंग के ठिकाने की बात है, फेंग दातो के पास इसे निर्धारित करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। वो केवल खरगोश की प्रतीक्षा करना चुन सकता है। आखिरकार कैतियान ने उसे जो जानकारी पहले दी थी, वो भी एक महिला पर नजर रख रही है, तब वो हुआन फेंग के ठिकाने को जान सकता है। फेंग दातो ने हुआन फेंग को ढूंढने की उम्मीद में कल सुबह महिला का पीछा करने का फैसला किया। हुआन फेंग को नहीं पता था कि फेंग दादो वास्तव में इस समय उससे पराजित नहीं हुआ था। वो बदला लेने या अपनी जान लेने के बारे में भी सोच रहा था। इस समय हुआन फेंग बाई जियाओरो से अलग हो गया था और अपने शयन कक्ष में प्रवेश कर गया था। जल्द ही उसे भंडारण बक्से में अपना नवीनतम खजाना मिला, एक ईगल। ये हुआन फेंग की पहली छाप है। हालांकि स्टोरेज बॉक्स में इस ईगल का परिचय पढ़ने के बाद हुआन फेंग को पता चला कि यह एक हेडोंग है। ये हेडोंग हरा बहुत मजबूत है। हुआन फेंग का अनुमान है कि इसका वजन लगभग 10 जिन हो सकता है। ये लगभग 1 मीटर लंबा है। इसके 2 पंख 2 मीटर तक पहुंच सकते हैं। इसके नुकीले पंजे और नुकीला मुंह लोगों को कांप देते हैं। यह एक आक्रामक प्राणी है। हालांकि ये स्टोरेज बॉक्स के कारण हो सकता है। हुआन फेंग को देखने के बाद हेडोंकिंग ने उस पर हमला नहीं किया, यहाँ तक कि उसने अपना पैर भी रगड़ा। हुआन फेंग को यहाँ तक लगा कि उसका उसके साथ कुछ और संबंध है। हुआन फेंग ने पहले सुना है कि इस प्रकार का प्राणी पालतू होने के बाद केवल अपने मालिक की बात सुनता है, और भंडारण बॉक्स इस बिंदु को बदलता प्रतीत होता है। ये हुआन फेंग के प्रति पर्याप्त घनिष्ठता दर्शाता है। उड़ो, मुझे देखने दो। हुआन फेंग ने हेडोंकिंग को बताया कि वो ये देखने की कोशिश करना चाहता था कि क्या जियाओबाई की तरह हेडोंकिंग ने भी उसकी बातें सुनी। इस हेडोंकिंग ने हुआन फेंग को निराश नहीं किया। हुआन फेंग के समाप्त होने के बाद उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। हालांकि हुआन फेंग के शयन कक्ष की जगह स्पष्ट रूप से उसके उड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वो असंतुष्ट था और ऐसा लग रहा था कि वो बाहर जाना चाहता है।
हुआन फैंग ने जल्दी से इसे रोक दिया। यहाँ एक और बाई जियाओ रो है, अगर वह इसे सुनती है तो शायद इसे समझा नहीं सकेगी। हालांकि इस हेडोंकिंग से कैसे निपटना है हुआन फैंग को नहीं पता कि क्या करना है। जाहिर है इस चीज को जियाओबाई की तरह नहीं माना जा सकता। जियाओबाई को एक साधारण पिल्ला के रूप में भी माना जा सकता है, लेकिन हेडोंकिंग को एक साधारण पक्षी के रूप में नहीं माना जा सकता है। ये पक्षियों से कहीं अधिक महंगा है। उसके बाद मैं तुम्हें छोटा चील कहूंगा, हुआन फैंग ने हेडोंकिंग से कहा। छोटे ईगल, तुम शहर के बाहर रहोगे। मेरी आज्ञा के बिना वापस मत आना। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अगर तुम ऊंची उड़ान भरना चाहते हो तो लोगों को अपना अस्तित्व खोजने मत दो। हुआन फैंग ने इसके बारे में सोचा और हेडोंकिंग से कहा, कोई उपाय नहीं है। भले ही चील शहर में ऊंची उड़ान भरते हो, फिर भी अगर वे हमेशा शहर में रहेंगे तो वे ध्यान आकर्षित करेंगे। लेकिन शहर के बाहर वे समान नहीं है। छिपने के लिए घने जंगल ढूंढना बेहतर है ताकि कोई उन्हें देख न सके। हालांकि जियो यंग स्पष्ट रूप से हुआन फैंग की व्यवस्था से असंतुष्ट है। उसने हुआन फैंग के पैर को रगड़ा। ठीक है, मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते और मैं भी नहीं चाहता कि वो मुझसे अलग हो, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, हुआन फैंग ने कहा। और फिर उसने एक जगह के बारे में सोचा और जियो यंग से कहा, वैसे मेरे पास एक और जगह है जहाँ कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन जगह बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मैं किसी भी जगह जा सकता हूँ। समय, क्या तुम जाना चाहते हो? हुआन फैंग ने कहा कि विला स्टोरेज बॉक्स से बनाया गया था, वहाँ दूसरे लोगों का जाना नामुमकिन है। हालांकि वहाँ की जगह लोगों के लिए बहुत बड़ी है, लेकिन हेडोंकिंग के लिए यह उतनी बड़ी नहीं है। हालांकि हेडोंकिंग ने तुरंत सिर हिलाया। जाहिर है वो हुआन फैंग को छोड़ना नहीं चाहता था। हुआन फैंग उसे देखने के लिए विला में ले जाने वाला था। अचानक उसकी अंगूठी से 3 और चीजें उड़ गईं, अर्थात जैद बुद्धा, वाइन बनाने का फॉर्मूला और जैद रुई, जो उसने अभी प्राप्त किया था, लेकिन अभी तक ऐसा करने में सक्षम नहीं था। क्या यह एक और स्थानांतरण है? हुआन फैंग ने परिचित दृश्य देखा और बड़बड़ाया, और जो हेडोंकिंग उसने अभी प्राप्त किया था वो भी प्रकाश की चमक से घिरा हुआ था। शिनकुई ने पहले वो जैड रुई नहीं बेची थी। हुआन फैंग ने खुशी से सोचा कि अगर उसने इसे ली को बेच दिया तो उसे नहीं पता कि वो इसे दुनिया तक कब पहुंचा पाएगा। बेशक ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हुआन फैंग के पास हाल ही में पैसे की कमी नहीं है, अन्यथा यूरोई की गारंटी नहीं दी जा सकती। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 609 शहर के मुखिया पर एक छोटा सैनिक। लानत है, जब हुआन फैंग की दृष्टि उसके सामने फिर से बहाल हुई तो वह अपनी जीभ फोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। इसके लिए हुआन फैंग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बात बस इतनी है कि यह भंडारण बॉक्स बहुत ज्यादा है। पिछले कई प्रसारण, युद्ध के मैदान में 2, शांति के युग में केवल 1। हुआन फैंग ने सोचा कि वह इसे भविष्य में शांति के युग में स्थानांतरित कर सकता है, ताकि वो उस स्थान पर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके और पैसा कमा सके, और फिर भंडारण बॉक्स में जो कुछ भी चाहता है उसका आदान प्रदान कर सके। हालांकि हुआन फैंग को अब लगता है कि वो बहुत सरल है, क्योंकि इस बार उसने इसे युद्ध के माहौल में प्रसारित कर दिया है। हालांकि लड़ाई अभी तक नहीं लड़ी गई है, लेकिन अपने सामने परिचित दृश्य को देखकर हुआन फैंग को पता है कि लड़ाई छिड़ने वाली है। इस समय हुआन फैंग को दूसरे समय और स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। वो स्थान जहां वो खड़ा है वो शहर की दीवार का कोना है और आसपास कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। इसलिए हुआन फैंग को अपनी अचानक उपस्थिति के बारे में चिंता नहीं है, जो किसी को भी डरा देगी। शहर के बाहर दूरी में हुआन फैंग अपनी अच्छी दृष्टि के साथ बहुत सारे कैंपफायर और बैरक लगा सकते हैं। जाहिर है वहां खाली जंगल नहीं है, बल्कि वहां लोग हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। यदि आप चारों ओर पहरा दे रहे सैनिकों को देखें तो हुआन फैंग अनुमान लगा सकते हैं कि सेना वहां तैनात है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो जिस शहर में है उसे दुश्मन की सेना ने घेर लिया है। हुआन फैंग इस खोज से कैसे नाराज नहीं हो सकते? हालांकि सौभाग्य से इस बार भंडारण बॉक्स काफी अच्छा था। हुआन फैंग के यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने पूर्वजों के कपड़े और एक कवच पहन लिया। हालांकि कवच की फटी हुई उपस्थिति को देखकर हुआन फैंग को संदेह हुआ कि क्या इसका कोई रक्षात्मक प्रभाव था। हालांकि जो लोग दूर नहीं है वे लगभग इस प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों के पास कोई कवच नहीं है। हुआन फैंग समझ सकते हैं कि भंडारण बॉक्स उन्हें केवल चित्रों का एक टुकड़ा क्यों देता है। हुआन फैंग ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत कई बार सहेजे गए सोने के नर्म कवच को अपने शरीर पर डाल लिया। हालांकि वो अब बहुत अच्छा है। वो युद्ध के मैदान में बहुत भ्रमित है। कोई नहीं जानता कि कहाँ छुपा हुआ तीर होगा, इसलिए इसे सुरक्षित रखना ही बेहतर है। आप कौन है? पेशाब करने के बाद यहाँ एक और व्यक्ति कैसे हो सकता है? हुआन फैंग ने बस अपने शरीर पर सुनहरा नर्म कवच डाला और एक आकृति उसके पास आए और पूछा। हालांकि दूसरा पक्ष हुआन फैंग की अचानक उपस्थिति के बारे में उलझन में था, लेकिन उसे अपनी पहचान के बारे में ज्यादा संदेह नहीं था। जाहिर है उन्होंने यह नहीं सोचा था कि हुआन फैंग शहर के बाहर शाही दरबार की सेना या जासूस था। इन लोगों की सतर्कता वास्तव में खराब है। हुआन फैंग को अपने दिल में एक आह महसूस हुई, लेकिन उसके चेहरे पर यह नहीं दिखा। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं यहाँ नया हूँ और चाहता हूँ। हुआन फैंग के समाप्त होने से पहले आदमी ने अपना हाथ लहराया और कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं, यह मेरी पहली जगह है, इसलिए जाने के लिए जल्दी करें। फिर वो आदमी कोने में हुआन फैंग के पास बैठ गया और कोने की ओर अपनी आंखें बंद कर ली। हुआन फैंग का दिल अधिक अवाक है, इसलिए वो सो जाता है। ये बहुत ढीला है, बाहर अभी भी दुश्मन है। ये बड़े भाई, आप देखते हैं ये यहाँ एक बड़ी जगह है। मैं भी यहाँ आराम करने के लिए आया हूँ, इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हुआन फैंग ने कहा। वो आदमी गुनगुना उठा। बिना बोले हुआन फैंग सीधे बैठ गए। अब वो वहाँ की विशेष स्थिति जानना चाहते हैं। हालांकि स्टोरेज बॉक्स ने उसके लिए कपड़े खरीदे हैं, लेकिन उस जगह का कोई परिचय नहीं है। ये सचमुच बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वे अधिकारी जो कार्यालय में हैं, अपनी सास के गले में बाहें डालकर सो जाते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि हम रात को निगरानी करें और यहाँ हेयर ड्रायर दें, हुआन फैंग ने लापरवाही से कहा। हाँ, हुआन फैंग के शब्दों ने उसके बगल वाले व्यक्ति की प्रतिध्वनि को जगाया होगा। उसने अपनी आंखें खोली और गुस्से से कहा, वो बड़ा लियो इसलिए नहीं है क्योंकि उसके नेता के साथ बेहतर संबंध है।
अगर वो शहर नहीं आता है तो मुझे आने दो, वो असली कमीना है। भाई, क्या तुम्हें लगता है कि बाहर के लोग जीत सकते हैं? मैं यहाँ नया हूँ, मैं पहली बार युद्ध में गया हूँ, मुझे डर लग रहा है, हुआन फैंग ने कहा। पाइदो से डर लगता है, उस आदमी ने कहा। वे पश्चिमी सैनिक जो बाहर हैं, वे कुछ समय पहले एक बार यहाँ आए थे, लेकिन वे हमारे द्वारा पीटे गए और भाग गए, और कई लोग मारे गए। उस समय हम उतने नहीं थे जितने अब हैं, और हम निश्चित रूप से होंगे इस बार उन्हें हराने और भगाने में सक्षम हो। उसके बाद हुआन फैंग ने इस व्यक्ति के साथ सचेत बातचीत की और अधिक बातें जानना चाहा। हालांकि यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से केवल एक निचले स्तर का सैनिक है, इसलिए ऐसी बहुत सी बातें नहीं हैं जो वो जानता है। अगर हुआन फैंग इसे सुन सकते हैं तो बहुत कुछ नहीं होगा। हुआन फैंग केवल ये जानता है कि उसकी जगह को मैक्सियन कहा जाता है। अब उस पर विद्रोही सैनिकों के एक समूह का कब्जा है, यानी वह भी विद्रोही सेना का सदस्य है। बाहर के शत्रु शाही सेना है। हालांकि शाही दरबार इन वर्षों में निराशाजनक रहा है, इसलिए ऐसे कई लोग हैं जो किसान विद्रोह के उत्थान और पतन के कारण शाही दरबार से घृणा करते हैं। यह विद्रोही सेना कई में से एक है और इसका पैमाना केवल मध्यम है। अब जब उन्होंने मैक्सियन काउंटी और आसपास की कई काउंटियों पर कब्जा कर लिया है तो पश्चिमी सेना उन पर हमला करने आ रही है। हालांकि ऐसा लगता है कि यह सेना पहले भी एक बार उनसे हार चुकी है, इसलिए वे पश्चिमी सेना की घेराबंदी को लेकर बहुत चिंतित नहीं है। मुझे नहीं पता कि नेता ने क्या सोचा, लेकिन उन्होंने जनरल सू की सैन्य शक्ति ले ली, अन्यथा हमारे लिए ये युद्ध लड़ना आसान होता। सौभाग्य से जो लोग यहाँ आए थे वे हमसे हार गए, वह आदमी शिकायत करता रहा। बेशक हुआन फैंग जनरल सू या किसी नेता को नहीं जानते, हालांकि वो देख सकता है कि उसके बगल वाला व्यक्ति जनरल सू की बहुत प्रशंसा करता है। अब लगभग सुबह हो चुकी है, ऐसा लगता है कि हुआन फैंग के पास बिस्तर पर जाने के लिए ज्यादा समय नहीं है। सौभाग्य से अगर वो खेती के कारण लगातार कई रातों तक सो नहीं पाता है तो भी उसकी आत्मा पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हालांकि अभी भी कुछ समय है, हुआन फैंग भी अपनी आंखें बंद कर लेगा, चुपचाप अपनी आंतरिक शक्ति चलाएगा और अपने राज्य को सर्वोत्तम स्थिति में समायोजित करेगा। उठो उठो, अरे तुम्हें पहरा देने दो, तुम्हें सोने नहीं दो। उस दिन जब रंग थोड़ा चमकीला था, हुआन फैंग के कानों में शराब पीने और गाली गलौज की आवाज सुनाई दी। आवाज और भी करीब आती जा रही थी। जाहिर सी बात थी कि ये उनके करीब ही रहने वाला था। बड़ा सिर वाला लियू, कुतिया का बेटा, अपने कमरे में आराम से सो रहा है। अब वो हमें सोने नहीं देता। क्या वे पश्चिमी सैनिक अब बुला सकते हैं? हुआन फैंग के आसपास का आदमी गाली देते हुए खड़ा हो गया। हुआन फैंग भी खड़े हो गए। इस समय कवच में लोगों के साथ वो उनकी तरफ आया और हुआन फैंग को देखा। ऐसा लगा कि हुआन फैंग थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वो वापस चला गया। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 610 अपना जीवन बख्श दो। हुआन फैंग को विद्रोही सेना की सुस्ती की एक नई समझ थी। वह एक जीवित अजनबी अब तक पहचाना नहीं गया था। वाह, छोटे लोग सफल होते हैं। हुआन फैंग के बगल वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के पीछे की ओर बड़बड़ाया जो अभी अभी निकला था। हालांकि वो स्पष्ट रूप से एक दूसरे से डरते थे। जब तक वो दूर नहीं गया उसे ये कहने की हिम्मत नहीं हुई। इसके अलावा उनकी आवाज ऊंची नहीं थी। हुआन फैंग जाने का मौका ढूंढना चाहता था, लेकिन इस समय शहर के सभी लोग जाग गए हैं और हर किसी की अपनी जिम्मेदारियां हैं। जाहिर है वे बिना आदेश के घूम नहीं सकते। परिणाम स्वरूप हुआन फैंग को अपने ही पद पर बने रहना पड़ा। क्योंकि आकाश पहले से ही उज्जवल है, हुआन फैंग अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता है। दूर बैरक में बहुत शोर है, जाहिर है विपक्ष की सेना भी जाग गई है। अचानक हुआन फैंग भौचक्का रह गया, क्योंकि उसने देखा कि विपरीत बैरक में सैनिक इकट्ठा हो रहे थे। जाहिर है उनके पास खेलने के लिए कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए उन्हें हमले के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी विपरीत पक्ष आज हमला शुरू करेगा। कितना घटिया व्यक्ति है। हुआन फैंग ने अपने दिल में आह भरी कि वो इस जगह से परिचित नहीं है या इसे देखने के लिए अन्य स्थानों पर भी नहीं गया है। वो लड़ाई का सामना करेगा। इसके अलावा वो इस बार भी सबसे आगे है। हुआन फैंग स्वाभाविक रूप से परेशान है। आखिर यहाँ कितने भी लोग मारे जाएं, कोई खास फायदा नहीं होगा। क्या उसे उच्च पद पर पदोन्नत किया जाएगा? वो हर वक्त यहाँ नहीं रह सकता। यदि उसे कोई अधिकारी भी दे दिया जाए तो भी वो बेकार है। उस समय हुआन फैंग ये भी सोच सकते थे कि पैसा कैसे कमाया जाए। जब आप बाहर देखते रहेंगे तो आप क्या देख सकते हैं? हुआन फैंग के बगल वाले व्यक्ति से पूछा। वे हमला करने जा रहे हैं, हुआन फैंग ने हल्के से कहा। अब तक क्या आप देख सकते हैं? उसके बगल के लोग स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं करते हैं और हुआन फैंग ने इसे और अधिक स्पष्ट नहीं किया है। चूंकि फिलहाल शहर छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो केवल इसका सामना कर सकता है। उसी समय उनमें से दो को छोड़कर शहर के सभी विद्रोही जनरल एक के बाद एक उठे, कपड़े पहने और क्यू टूलिंग की अध्यक्षता में बैठक में भाग लेने के लिए बैठक हॉल में जाने के लिए तैयार हुए। एक सूपे हैं जिन्हें नेता क्यू ने वरिष्ठ स्तर से बाहर कर दिया है, इसलिए वो ऐसी बैठक में शामिल होने के योग्य नहीं है। बेशक नेता क्यू का मतलब यह नहीं है कि सूपे निष्क्रिय है। सूपे भी युद्ध में भाग लेना चाहती है, हालांकि वो केवल अपने लोगों को सिटी हेड तक ले जा सकता है, जहां वो सबसे आगे है, और दूसरी तरफ की टैक्सी के सैनिक एक छोटी सी लड़ाई में लगे हुए हैं। जहां तक दूसरे व्यक्ति की बात है जो बैठक में शामिल नहीं हुआ है, वो श्री गो है। बेशक ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि क्यू टूलिंग ने उसे उपस्थित नहीं होने दिया। हालांकि इस समय क्यू टूलिंग ने वास्तव में उसे मार डाला। उसने अभी तक शुरुआत नहीं की है। जाहिर है वो ऐसी बैठक में शामिल हो सकते हैं। श्री गो बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि वो अपने नौकर से नाराज थे, जो हेडोंकिंग को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार था। कहो क्या हो रहा है? क्या वो हेडोंकिंग आपके अधीन नहीं है? यह इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि यह चला गया? श्री गो ने अपने नौकरों पर चिल्लाया। आज सुबह वो खुशी से भरा हुआ यहाँ आया और नेता क्यू से मिलने के लिए इस प्रशिक्षित हेडोंकिंग को लेने जा रहा था। परिणाम स्वरूप जब वो यहाँ आया तो नौकर ने उसे बताया कि हेडोंकिंग चला गया था और आज सुबह से नहीं मिला है। वो क्रोधित कैसे नहीं हो सकता? वयस्कों के लिए वापस जब जियाउरेन कल रात चला गया तो हेडोंकिंग अभी भी वही था, लेकिन जब वो आज सुबह यहाँ आया तो वो गायब हो गया।
जियाउरेन लंबे समय से उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन वह नहीं मिला। नौकर डरकर लौट आया। मैंने आपसे मेरे लिए हेडोंकी को पालतू बनाने के लिए कहा था, लेकिन आप इसे मेरे लिए नहीं बढ़ा सकते। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप यही करते हैं। श्री गो असंतुष्ट थे और फिर उन्होंने कहा, क्या यह उड़ गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यह उड़ भी जाए तो अपने आप वापस आ जाएगा, आदमी ने कहा था। तो आपका मतलब है कि हेडोंकी चोरी हो गया था? श्री गो ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। यह संभव है। आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, अगर हेडोंकी उड़ रहा है तो उसे जिम्मेदार होना होगा। यदि वो चोरी हो गया है तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये केवल कहा जा सकता है कि श्री गो के आवास का रक्षा कार्य पर्याप्त अच्छा नहीं है। आप मेरी तलाश जारी रखें और साथ ही वश में करने के लिए किसी अन्य को भी खोजें। मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। भविष्य में जहां हेडोंकी आराम करेगा वहां आप भी आराम करेंगे, श्री गो ने कहा। जी श्रीमान, उस व्यक्ति ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि वो इस कार्यक्रम से गुजर चुका है। श्री गो के पिछवाड़े से चले जाने के बाद वो अपने निवास के सुरक्षा कार्य को व्यवस्थित करने और मजबूत करने के लिए गए। यदि वो हेडोंकी वास्तव में चुपचाप छीन लिया गया था तो इसका मतलब है कि यहाँ उसका रक्षा कार्य पर्याप्त अच्छा नहीं है। इस बार वो एक हेडोंकी हार गया। अगली बार उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। आखिरकार ऐसे कई लोग हैं जिनसे उसने नाराज किया है और ऐसे कई लोग हैं जो उसकी जगह लेना चाहते हैं। इसलिए इस बिंदु पर श्री गो लापरवाह न होने का साहस करें। रक्षा कार्य की व्यवस्था होने तक श्री गो बैठक में नहीं गए। हालांकि यह नियत समय से थोड़ा देर से था। श्री गो ने इसके बारे में चिंता नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि क्यू टूली को हाल ही में बहुत देर से उठना पड़ा था। इसके अलावा उसे कल ही पसंदीदा निंग विशुंग मिला। आज सामान्य से पहले पहुंचना असंभव है। जब श्री गो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वे शर्मिंदा थे और भी लोग आ गए थे। निस्संदेह बात यह नहीं थी। मुद्दा यह था कि क्यू टूली भी पहुंचे। इसके अलावा वो बुरा चेहरा लेकर पहले स्थान पर बैठा रहा और उसके आगमन को देखता रहा। हाँ, हर कोई यहाँ है। नेता आज जल्दी है। क्यू टूलिंग सहित हर समय भूले जाने से श्री गो भी असहज थे। क्या अभी भी जल्दी है मिस्टर गो? आप आधे घंटे देर से आए हैं। आपने अभी जो कहा उसका मतलब क्या है? क्यू टूलिंग ने उदास चेहरे के साथ कहा। आज मुझे जल्दी आने की क्या वजह है? तुम्हारा मतलब है मैं पहले हर दिन देर से आता था? नहीं नहीं बॉस, मेरा मतलब यह नहीं है। नेता का चेहरा देखना अच्छा नहीं है, श्री गो ने तुरंत कहा। हालांकि नेता क्यू ने सीधे कहा, आप बहुत आलसी हैं, यहाँ तक कि बैठक के लिए भी देर हो चुकी है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सैन्य नियमों के अनुसार जब आप आधे घंटे देर से आते हैं तो आपको 50 बोर्डों से दंडित किया जाना चाहिए। आओ और मुझे बाहर खींचो। जब श्री गो ने क्यू टूलिंग के शब्दों को सुना तो वह अपने घुटनों पर बैठ गए और चिल्लाए, अपनी जान बख्श दो मुखिया। मुझे पता है कि यह गलत है। मैं फिर कभी देर नहीं करूंगा। कृपया मुझे इस बार जाने दें। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 611 में गलत हूँ। तुम्हें पता है ये 50 सेना का स्टाफ है। यह मत कहो कि श्री गो का शरीर बड़ा नहीं है। यहाँ तक कि एक बलवान व्यक्ति को भी सेना के 50 कर्मचारियों को खाकर अपनी आधी जान गंवानी पड़ती है। इसलिए नेता की बातें सुनने के बाद श्री गो वास्तव में डर गए हैं। साथ ही उसे ये भी समझ नहीं आ रहा कि नेता ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो आमतौर पर कुछ भी नहीं करता था। हालांकि नेता ने उसे बहुत अधिक सजा नहीं दी। वो अक्सर उससे कहते थे कि वो ठीक हो जाएंगे। हालांकि आज जैसी गंभीर सजा पहले कभी नहीं दी गई। ऐसा लगता है कि श्री गो को समझ आ गया कि नेता ने कल उनकी ओर क्या देखा। हालांकि उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं है। श्री गो ने दंडवत प्रणाम किया और दया की भीख मांगी। हालांकि हॉल में उनकी आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। अन्य लोगों में से कोई भी जनरल श्री गो की वकालत करने के लिए सामने नहीं आया। हालांकि सामान्य समय में श्री गो का रुतबा काफी ऊंचा था, लेकिन उनकी लोकप्रियता अच्छी नहीं थी और ऐसा कोई नहीं था जिसका रिश्ता मजबूत हो। इसके अलावा यह आदमी आमतौर पर लोगों को अपमानित करने और उनका तिरस्कार करने के लिए नेता के प्रिय पत्र पर भरोसा करता है। बहुत सारे लोग हैं। इस समय उसकी मदद के लिए कोई कैसे आगे आ सकता है? इसके अलावा नेता के रवैये पर भी विचार करने की जरूरत है। आमतौर पर नेता श्री गो का अच्छा ख्याल रखते हैं। उसे कभी कड़ी सजा नहीं दी गई। आज उसे काम के लिए देर हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से लोग श्री गो के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं। यह मिस्टर गो के दिमाग में पहले जितना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हर कोई और भी अधिक चिंतित है। जया के लिए किसी के पक्ष में गुहार लगाना असंभव है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्यू टूलिंग श्री गो की याचिका के प्रति उदासीन है। उनके चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया है। उसके दिल में पहले से ही मिस्टर गो के लिए बुरी भावना है। वो उसके लिए कुछ करने का अवसर तलाश रहा है। परिणाम स्वरूप श्री गो अपने दरवाजे पर अवसर लाएंगे। क्यू टूलिंग को लगता है कि यदि वो अवसर का लाभ नहीं उठाता है तो उसे श्री गो के लिए थोड़ा खेद है। तुम अभी भी क्या कर रहे हो? कृपया इस पागल आदमी को नीचे खींचो। इस समय कुछ लोग अंततः बाहर आ गए, लेकिन जिस बात ने श्री गो को निराश किया वो ये थी कि वो व्यक्ति उनके लिए विनती करने के लिए नहीं बल्कि नीचे गिरने के लिए बाहर आया था। जब श्री गो देखेंगे कि वक्ता कौन है तो उन्हें दूसरे पक्ष के व्यवहार पर आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति भी उन लोगों में से एक है जो आमतौर पर उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं। हालांकि श्री गो मामलों को संभालने में बेहतर है, इसलिए उस व्यक्ति पर श्री गो द्वारा दबाव डाला गया है। अब उस व्यक्ति को जाहिर तौर पर मौका दिख गया है। वो उसे जाने नहीं देगा। दरवाजे के बाहर का अंगरक्षक अंदर आया एक तरफ से और श्री गो को अपनी बांह पर लेकर बाहर चला गया। श्री गो के पैर पहले से ही डर के कारण कमजोर हो गए थे। यदि कोई उसे पकड़ न रहा होता तो वो स्वयं चल भी नहीं पाता। नेता, मैं गलत हूँ। मैं सचमुच गलत हूँ। आप इस बार मुझे बाईपास कर सकते हैं। हालांकि श्री गो को दूर ले जाया गया। दया की भीख मांगने की उनकी आवाज अभी भी हॉल में गूंज रही थी। हर कोई, अब दुश्मन बहुत खतरे में है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसे महत्व दे सकता है। अगर कोई इस समय सुस्त है तो पिछली दोस्ती को याद न करने के लिए मुझे दोष न दे। श्री गो को पूरी तरह से घसीटे जाने के बाद क्यू टूलिंग ने भीड़ से कहा कि हालांकि वो बाहर पश्चिमी सेना से नहीं डरते थे, लेकिन वो अपनी प्रतिष्ठा बनाने और अपने अधीनस्थों पर हमला करने का मौका नहीं जाने देंगे।
हाँ नेताजी, लोगों के दिल साफ हैं और वे एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। जहां तक उनके वास्तविक विचारों की बात है, केवल वे ही हैं जो उन्हें जानते हैं। ठीक है, चलो शहर की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा जारी रखें। क्यू नेता के बयान से बहुत संतुष्ट थे। श्री गौ अभी भी उपयोगी थे। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के अवसर का लाभ उठाया। नगर के बाहर शत्रु को परास्त करने के बाद उसकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ जाएगी। उस समय कोई भी उसका विरोध करने का साहस नहीं कर सकता था और न ही उसकी स्त्रियों से लाभ उठाना चाह सकता था। प्रतिवेदन। जैसे ही नेता क्यू का काम खत्म होने वाला था, एक सैनिक पहले ही बाहर की ओर भाग चुका था। जब वह अंदर आया तो उसने घुटने टेक दिए और कहा, नेता बाओ, बाहर दरबार की सेना शहर पर हमला करने के लिए तैयार है। इतनी तेजी। क्यू टूलिंग को यह कहते हुए आश्चर्य हुआ कि इस समय अन्य जनरल भी आश्चर्यचकित थे। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि शहर के बाहर पश्चिमी सेना तब तक शहर पर हमला नहीं करेगी जब तक उन्हें पर्याप्त आराम न मिल जाए। आखिरकार वे शारीरिक रूप से बहुत थके हुए थे। वे कल ही यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा उनके दिलों में ये बात भी बैठ गई थी कि पिछली बार वे हार गए थे, उन्हें धीमा करना पड़ा। ये सिर्फ इतना है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां का नेता जनरल इतना जरूरी था कि वह एक दिन भी इंतजार नहीं करना चाहता था और आज हमला कर दिया। शायद यह महज एक दिखावा है, हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। एक जनरल ने कहा कि अन्य लोगों ने इससे सहमति में सिर हिलाया। शहर का आक्रामक और रक्षात्मक युद्ध कभी भी थोड़े समय में निर्णायक नहीं रहा। ये लंबे समय तक चलेगा, इसलिए कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि शुरुआत में ही अपनी सारी ताकत हमले में लगा दे। क्यू टूली को भी राहत मिली और फिर वीर से कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वे दिखावा हो या असली हमले। हम उन्हें पहले एक बार हरा सकते हैं और अब हम उन्हें दूसरी बार हरा सकते हैं। जनरलों ने सिर हिलाया। क्यू टूलिंग ने आगे कहा, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे वास्तव में हमला कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं, हम उन्हें आराम नहीं करने दे सकते। अब अपने आप जाओ। हमारे पिछले समझौते के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है, इसे वहीं रखें। हराए अदालत का कुत्ता चोर गंभीर रूप से उन्हें चोट पहुंचाओ और उन्हें डराओ। नेता, चिंता मत करो, हम यहाँ ये सुनिश्चित करने के लिए हैं कि शाही सेना प्रवेश न कर सके। इसका मतलब यह है कि शाही सेना के लिए अन्य लोगों को धमकाना ठीक है, हमारे सामने हमें केवल पीटा जाना है। कई लोगों ने कहा कि वे आश्वस्त थे। ठीक है, चलो पहले नीचे चलें और अपना क्षेत्र रखें, क्यू टूलिंग ने कहा। उसके बाद सभी लोगों को शहर की रक्षा के लिए नीचे ले जाया गया। लेकिन नेता क्यू तुरंत शहर नहीं गए, या यहाँ तक कि उन्हें वहां जाने का बिल्कुल भी विचार नहीं था, क्योंकि उन्हें चिंता नहीं थी कि उनके अधीनस्थ शहर की रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। जोखिम लेने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं है। आखिरकार, हालांकि दूसरा पक्ष हमला नहीं कर सकता, तीर मारा जा सकता है। अगर उसे तीर मारा गया तो ये बुरा होगा। जाहिर है, क्यू टूलिंग को बढ़त लेने का कोई विचार नहीं है, वो बस अपनी जान बचाना चाहता है। मैंने शाम को कोई सुंदरी नहीं देखी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्यू टूलिंग पिछवाड़े में चलते हुए बड़बड़ाया। पिछली रात उसने निंग वुशुम के साथ एक ही कमरा साझा नहीं किया। श्री गौ को साफ करने के लिए वो आज सुबह एक साथ मीटिंग हॉल में आए, इसलिए उसने निंग वुशुम को नहीं देखा है। अब जब चीजें व्यवस्थित हो गई हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से सुंदरता देखना चाहता है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 612 उच्च और क्रोधित। उसी समय सुपे को भी अपने निवास स्थान पर तैयार किया गया था और फिर वो अपने वंश को शहर में ले जाने के लिए तैयार था। उसे अभी खबर मिली है कि बाहर पश्चिमी सेना हमला करने के लिए तैयार है। हालांकि सुपे उनके तेज हमले से थोड़ा आश्चर्यचकित है। उसने पश्चिमी सेना पर कुछ ध्यान दिया है, इसलिए वो बहुत आश्चर्यचकित नहीं है। जैसे ही दूसरा पक्ष हमला करेगा, लड़ाई तुरंत शुरू हो जाएगी। तो उसके शहर जाने की व्यवस्था हो गई, अब हमें चलना होगा। हालांकि उनके मन में अकेले काम करने का विचार है, लेकिन जाहिर तौर पर अभी समय नहीं है, इसलिए सुपे केवल क्यू टूलिंग के लिए काम करना जारी रख सकती है। इसके अलावा वो अब अग्रिम पंक्ति में है, जो उसकी अगली कार्रवाई के लिए अच्छा है। सामान्य, यदि आप नहीं जाते हैं तो आपने इसे अकेले ही करने का निर्णय लिया है। बेहतर होगा कि आप शहर में ही रहें। शहर के प्रमुख स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार यह वहां बहुत खतरनाक है, सुपे की वंशावली में से एक ने सलाह दी। सुपे ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अभी भी इस धर्मी सेना का सदस्य हूं और क्यू टूलिंग का अधीनस्थ हूं, इसलिए मैं अभी भी उनके आदेशों को सुनूंगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैं कब खतरे से डरता था। अगर मैं वास्तव में होता डरता कि जब मैं नेतृत्व कर रहा था तो मैं अग्रिम पंक्ति में नहीं दिखूंगा। सुपे पहले हमेशा अग्रिम पंक्ति में दिखाई देती थी। वस्तुतः उनकी व्यक्तिगत वीरता बहुत प्रबल नहीं थी, वो रणनीति में अच्छे थे। हालांकि उन्होंने इस तरह से सभी के साहस को मजबूत करने की आशा व्यक्त की, इसीलिए वे मध्य और निचले स्तर के विद्रोही सैनिक उसकी प्रशंसा करते थे। सिर्फ इसलिए कि वो अपने जनरल के स्वभाव को जानता था। अंगरक्षक ने उसे सलाह दी और फिर उसने कुछ भी कहना बंद कर दिया और वे सभी एक साथ शहर की ओर चले गए। तुम्हें कैसे पता चला? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इस समय शहर के प्रमुख पर आने वाली पश्चिमी सेना को देखकर हुआंग फैंग के पास के विद्रोही ने बड़े संदेह में हुआंग फैंग से पूछा। हुआंग फैंग ने पहले कहा था कि विपरीत दिशा की पश्चिमी सेना हमला करने वाली थी, लेकिन इस विद्रोही सेना को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि दुश्मन कल आ गया था और उसे सब कुछ ठीक करना था। इतने कम समय में आक्रमण करना असंभव था। इसके अलावा उस समय दोनों पक्षों के बीच की दूरी अभी भी कुछ दूरी थी, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि हुआंग फैंग इतनी दूर तक देख सकते हैं। हालांकि अब जो हुआ वो स्पष्ट रूप से साबित करता है कि हुआंग फैंग ने झूठ नहीं बोला था और उन लोगों ने वास्तव में हमला किया था। वास्तव में मुझे लगता है, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसके बगल वाले व्यक्ति को इस पर विश्वास नहीं हुआ। वो और क्या पूछना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि सीढ़ियों पर कुछ हंगामा हो रहा है। उसने इसे अवचेतन रूप से देखा और फिर उसने आश्चर्य से कहा, सामान्य सु। हुआंग फैंग ने भी आवाज सुनी और अतीत की ओर देखा, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही सुंदर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। कई अंगरक्षकों की सुरक्षा में वो यहाँ आए। उस व्यक्ति की आभा स्पष्ट रूप से उसके आसपास के लोगों से भिन्न थी और उसमें एक प्रकार की उच्च रैंकिंग गति भी थी।
क्या वो जनरल सू है? हुआंग फैंग ने पूछा। ठीक है, वो जनरल सू पेई है। वो पहले हमारे नेता जनरल थे। उन्होंने हमें कई जीत दिलाई। हालांकि मुझे नहीं पता कि नेता ने इसके बारे में कैसे सोचा। उन्होंने दूसरे दिन जनरल सू की शक्ति वापस ले ली। वो अब जनरल नहीं है। लोगों के बगल में हुआंग फैंग ने दुर्भाग्य से कहा। इस समय पूर्व व्यक्ति के मुंह में बड़ा सिर लियू भी सुपे में चला गया। उनकी अभिव्यक्ति जाहिर तौर पर उनके आसपास के लोगों से अलग थी। जब आसपास के लोगों ने इस सुपे को देखा तो वे सभी खुश और उत्साहित दिखे और इसकी प्रशंसा की, लेकिन जब उसने सुपे को देखा तो उन्होंने ज्यादातर उसका तिरस्कार किया। सुपे, अब आप जनरल नहीं है, आप सिर्फ एक साधारण सैनिक हैं। मैं इस शहर का प्रभारी हूँ। अब आप मेरी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, क्या आप समझे? लियू बड़े सिर ने सुपे की ओर देखा और ऊंचे स्वर से कहा। अच्छा ऐसा है। जब आसपास के लोगों ने लियू का व्यवहार देखा तो वे सभी गुस्से में दिखे। हालांकि सुपेई स्वयं बहुत शांत थे। उन्होंने हल्के से जवाब दिया, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। बस समझो, अब तुम उधर जाओ। जो दूसरे लोग तुम लाते हो वे दूसरी तरफ चले जाओ। लियू बिग हेड ने हुआंग फैंग की ओर इशारा किया और सुपे को कहा, और सुपे लाए गए लोगों को उसके द्वारा दूसरी तरफ ले जाने की व्यवस्था की गई। सुपे के मूल रूप से 1000 से अधिक प्रत्यक्ष अधीनस्थ थे। हालांकि यहाँ आने से पहले उन्हें बहुत कुछ सौंपा गया था। उन लोगों को मूल रूप से सुपे द्वारा आदेश दिया गया था। हालांकि सुपे अब नेता से झगड़ा नहीं करना चाहती, इसलिए उन्हें नेता की व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि जिन 10 अंगरक्षकों को वो अपने साथ ले गया था उन्हें अब अलग कर दिया जाएगा, जो कि कुछ ज्यादा ही था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और अंगरक्षकों ने लियू दाशु को गुस्से से देखा। साथ ही उन सभी ने अपने हाथ मूड पर रख लिए। जब तक सुपेई बोलती वे अगले सेकंड में लियू दाशु को मीट सॉस में काट सकते थे। आप क्या कर रहे हो? लियू बिगहेड ने स्पष्ट रूप से इन लोगों की हरकतें देखी और वो बहुत डर गए। तो उसने जोर से सुपे से कहा, सुपे, क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? परिणामस्वरूप लियू दातो कह रहे हैं कि सुपे जाहिर तौर पर इस पहचान को सहन नहीं करना चाहती। आखिर वो अब नेताजी से झगड़ा नहीं करना चाहता। इसके अलावा यदि वो ऐसा करता है तो जब वो इन स्वयंसेवकों को स्वीकार करना चाहेगा तो उसके सामने कुछ बाधाएं होंगी। आप सभी उनकी व्यवस्था के अनुसार वहां जाएं, सुपे ने अपने अंगरक्षक से कहा। लेकिन जनरल, आप उसके अंगरक्षक स्पष्ट रूप से सुपर की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त नहीं थे। आखिरकार जब वे अतीत में लड़ रहे थे तब भी वे सभी सुपर के पक्ष में थे। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, जाओ, सुपर कहा। हाँ, सुपे पहले ही बोल चुकी है। हालांकि ये लोग अभी भी अनिच्छुक हैं, उन्हें लियू दादो द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर जाना होगा। ये देखकर कि सुपे का इरादा शुरुआत करने का नहीं था, लियू दातो ने राहत की सांस ली और फिर अपने पैर का अंगूठा फिर से उठाया। आप पहले जनरल थे, क्या आप बहुत अच्छे नहीं थे? क्या तुम अब भी मेरी बात नहीं सुनना चाहते? मैं चाहता हूँ कि तुम पूर्व की ओर जाओ, तुम पश्चिम जाने का साहस मत करो। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और देखो कि शहर के बाहर शाही दरबार के लोग यहाँ आ गए हैं। लियू दातो सुपे पर चिल्लाया। परिणाम स्वरूप सुपे के अंगरक्षकों से उन्हें बहुत क्रोधित नजरें मिली। यहाँ तक कि शहर के चारों ओर खड़े अन्य सैनिकों ने भी लियू दातो को घूर कर देखा। हालांकि लियू स्पष्ट रूप से डरता नहीं है। सुपे स्पष्ट रूप से अभी शुरुआत करने से डरती है। जहां तक बाकी लोगों की बात है तो वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। फिर गुस्सा होने से क्या फायदा? वे छोटे नेता हैं, वे सिर्फ बड़े सैनिक हैं। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 613 कौन जीत सकता है। लियू दादो सुपे को धमकाने लगता है और उसका आदी हो जाता है। वो पहले गर्व से अपनी आंखों के चारों ओर देखता है, फिर थोड़ी देर के लिए सुपे को धक्का देता है और देखता है कि लोग अधिक क्रोधित हैं। हालांकि वो नहीं जानता कि उसके साथ क्या करना है और उसका दिल अधिक संतुष्ट है। जनरल सू, क्या आप ठीक हैं? हुआंग फैंग के पास मौजूद विद्रोही ने सुपे को धक्का देते देखा और उसकी मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ा। कुछ नहीं, सुपे ने अपना हाथ लहराया और कहा कि उनका दिल अच्छा था। हालांकि वो लियू से नाराज था, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहता था। हुआंग फैंग आगे नहीं आए। वो जनरल सू के बारे में नहीं जानता था, इसलिए कोई और उसकी प्रशंसा नहीं करता था। निस्संदेह उसे लियू दादो की तरह सुपे को धमकाने में आनंद नहीं आया। ये बड़ा लियू बहुत ज्यादा है, वो जनरल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आदमी ने शिकायत की। कोई बात नहीं, सुपे ने हाथ हिलाया और कहा। उसके बाद उसने बस अपने पीछे रख दी, शहर के किनारे पर खड़ा हो गया और दुश्मन पर नजर डालने लगा। हालांकि मुझे अंदाजा है कि इस बार वे बहुत मुश्किल हो सकते हैं या असफल भी हो सकते हैं। आखिरकार वे कॉमरेड हैं जो एक साथ लड़े हैं। निस्संदेह सुपर नहीं चाहता कि यहाँ बहुत अधिक लोग मरे। हालांकि बाहर दुश्मन के व्यवस्थित गठन को देखकर सुपे की भौहें अभी भी सिकुड़ गईं। वो पश्चिमी सेना के साथ पहली लड़ाई में भी शामिल थे। उस समय वे कोई नेता सेनापति नहीं थे, इसलिए उन्होंने भी अग्रिम पंक्ति में युद्ध में भाग लिया। उस समय पश्चिमी सेना बहुत अव्यवस्थित थी, पूरी संरचना अव्यवस्थित थी, कोई नियम नहीं था और जैसे ही वे दौड़े वो तितर बितर हो गई। अब ये पश्चिमी सेना दूसरी सेना की तरह ही है, ये साफ सुथरा और डरावना है। वो इतनी दूरी से उस तरह के जुल्म को महसूस कर सकता है। दीवार पर कई सैनिकों को भी कुछ महसूस हो रहा है। जैसे जैसे पश्चिमी सेना करीब आती जाती है उनकी अव्यवस्थित वाणी गायब हो जाती है। वे अपनी भुजाएं कसकर पकड़ते हैं और पश्चिमी सेना की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर तनाव के भाव और भी स्पष्ट हो रहे हैं। विद्रोही सेना बहुत गरीब है। आखिरकार वे नियमित सेना नहीं है, उनके पास व्यवस्थित आपूर्ति लाइनें नहीं है, उनके पास भोजन और हथियार हो सकते हैं। उन्होंने कई लड़ाइयां जीती और उन्हें इकट्ठा किया, हालांकि संख्या बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह क्या हुआ? अब तक उनकी टीम में अभी भी कई लोग हथियार के रूप में कुदाल और कुदाल रखते हैं। जहां तक उन धनुषों और बाणों की बात है जो नियमित सेना में दुर्लभ हैं, वे और भी कम हैं। इसके अलावा पिछली लड़ाइयों के नुकसान, अब पूरे शहर और विद्रोही सेना के सभी तीरंदाजों का योग केवल कुछ 100 है। इसके अलावा एक तीरंदाज को तैयार करने में कई साल लगेंगे। जाहिर है ये लोग योग्य तीरंदाज नहीं है। वे केवल धनुष बांधारी पैदल सेना है। वे बिल्कुल भी सटीक नहीं है। सौभाग्य से विपरीत दिशा में कई शत्रु हैं, उन्हें हिट रेट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।
हालांकि लोगों की संख्या बहुत कम है, जो एक बहुत ही स्पष्ट नुकसान है। अब वे जिस चीज पर भरोसा कर सकते हैं वो केवल एक अपेक्षाकृत ठोस दीवार है, साथ ही कुछ जला हुआ मल, पत्थर और अन्य चीजें भी हैं। ये चीजें कितना खेल सकती हैं ये तो भगवान ही जान सकता है। हालांकि विद्रोही जनरलों का स्पष्ट मानना था कि वे पश्चिमी सेना के आक्रमण की रक्षा के लिए शहर की दीवार पर भरोसा कर सकते थे, और इस बार भी वे ऐसा करने में सक्षम होंगे। ये लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। सुपेई ने भावुक होकर कहा कि नेता के आदेश के कारण वो शहर की दीवार पर नहीं आ सके। उनका निर्णय उनके अधीनस्थों और वांग डैनियल द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित था। अब उसने अपनी आंखों से विपरीत दिशा का व्यू देखा। उसने पाया कि उसने पहले विपरीत पक्ष के शत्रु को कमतर आंका था। तब सुपेई ने सोचा कि कल रात शहर के कुछ लोगों ने बाहर दरबार की सेना के साथ मिलीभगत कर ली थी। यदि वे एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहते तो उनके लिए शहर की रक्षा करना अधिक कठिन था। जनरल सू सोचते हैं कि यह युद्ध कौन जीत सकता है। सुपेई के मन में अचानक एक धीमी आवाज उसके कान में पड़ी। वो पीछे मुड़ा और एक युवक को देखा। वो मुस्कुराकर अपनी ओर देख रहा था। जाहिर है उन्होंने अभी अभी सवाल पूछा। सुपेई को जल्द ही पता चला कि यह आदमी अलग था, अपनी दृष्टि के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके आसपास के लोग विपरीत दिशा में अंधेरी भीड़ को देखकर बात करने से घबरा रहे थे। हालांकि ये युवक इस समय बहुत शांत है। सुपेई देख सकता है कि उसकी शांति दिखावा नहीं है, बल्कि वास्तव में शांत है। ऐसा लगता है कि वह अपने आसपास की हर चीज से नहीं डरता। हमारे लिए जीतना कठिन है और विपरीत टीम के लिए जीतना आसान नहीं है, सुपर कहा। ओह, जनरल सू का मतलब है कि युद्ध अभी भी रुका रहेगा? हुआंग फैंग ने पूछा। वो वही था जिसने अभी सुपर पूछा था। उन्होंने कई लड़ाइयों का अनुभव किया है, इसलिए वो अपने सामने के दृश्य से नहीं डरेंगे। इसके अलावा भले ही वो मर भी जाए, वो वास्तविकता में वापस आ जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। हुआंग फैंग प्रशंसनीय जनरल सुपे के बारे में उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने उनसे बात करने की पहल की। नहीं, सुपेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, शायद हम ही हारे हैं। अब सवाल यह है कि हम कितने समय तक टिके रह सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि विपरीत पक्ष का नेता शहर पर कब्जा करने के लिए कितना दृढ़ है। सुपर के विचार में उनके हारने की बहुत संभावना है। हालांकि यदि विपरीत पक्ष के नेता का सेनापति बहुत अधिक बलिदान नहीं देना चाहता है, तो वे लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम हो सकते हैं। यदि दूसरा पक्ष शुरुआत में बिना किसी नुकसान के हमला करता है, तो वे लंबे समय तक टिके नहीं रह सकते। साथ ही शहर में अनिश्चितता भी बनी रहती है। अतः सुपे का मन बहुत चिंतित है। जनरल सू, क्या आपका मतलब है कि हम मैक्सियन का बचाव नहीं कर सकते? ये कैसे हो सकता है? हुआंग फैंग के बगल वाले विद्रोही ने भी उस व्यक्ति की बातचीत सुनी। उसने आश्चर्य से पुकारा, क्योंकि उनके दिल में और अधिकांश विद्रोहियों के लिए काउंटी को बचाए रखना बहुत कठिन नहीं लगता है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जनरल सुपे, जिनकी वो प्रशंसा करते थे, ने ऐसी बात कही। मैं जनरल सू से सहमत हूँ, हुआंग फैंग ने कहा कि हालांकि वो लंबे समय तक यहाँ नहीं आए, आखिरकार उन्होंने कई लड़ाइयों में भाग लिया है और कुछ अनुभव और राय अभी भी मौजूद है। शहर में इन रक्षकों की सैन्य साक्षरता की तुलना बाहर के नियमित सैनिकों से नहीं की जा सकती। इसके अलावा उपकरणों के मामले में भी वे सभी पीछे हैं। लंबी दूरी के तीरंदाज बिल्कुल भी नहीं है। इससे भी अधिक, वे नहीं जानते कि वे क्या सोचते हैं। वे सब सोचते हैं कि वे जीत गए हैं। इसलिए बचाव करते समय वे बहुत आराम से रहते हैं, जो स्पष्ट रूप से बहुत घातक है। दूसरी ओर अदालत की सेना अभी तक नहीं मिली है, लेकिन दोनों पक्षों की गति के संदर्भ में अंतर बहुत स्पष्ट है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 614 मैक्सियन आक्रामक और रक्षात्मक युद्ध। ओह, क्या आप ऐसा सोचते हैं? सुपे ने आश्चर्य से हुआंग फैंग को देखा और कहा कि ये सेना में अधिकांश लोगों ने सोचा था कि वे निश्चित रूप से पश्चिमी सेना को जीत लेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का भी यही विचार है। सुपे को उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण छोटा सैनिक अब उसके जैसा ही दृष्टिकोण रखेगा। ये सच है कि विपरीत दिशा में पश्चिमी सेना पराजित सेना नहीं है। इसके विपरीत हमारे शहर में गैरिसन के पास खराब उपकरण और कम लड़ाई की गुणवत्ता है। हालांकि संख्या में इसका फायदा है, लेकिन कई बूढ़े और बच्चे भी हैं, युद्ध के मैदान में नहीं जा सकते। यदि दूसरा पक्ष शहर में है, तो ये लोग युद्ध के मैदान में कोई मदद नहीं कर सकते। यदि ऐसा है, तो मुझे लगता है कि वे जल्द ही हमला करने में सक्षम होंगे। शहर हुआंग फैंग का सूक्ष्म विश्लेषण। हुआंग फैंग की बातें सुनने के बाद सुपे का दिल और भी ज्यादा सदमे में था। आपको पता होना चाहिए कि उनके अधिकांश धर्मी सैनिक मिट्टी के पैर हैं जो एक बड़े चरित्र को नहीं जानते हैं। हुआंग फैंग के अच्छे स्वभाव को देखकर ये स्पष्ट है कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने किताबें या यहाँ तक कि सैन्य किताबें या अंतर्दृष्टि का व्यक्ति पढ़ा है। ऐसा व्यक्ति विद्रोही सेना में तो क्या, शाही दरबार में भी अंतर्दृष्टि वाला व्यक्ति दुर्लभ है। आप सही हैं, इसलिए मैं इस शहर की रक्षा को लेकर बहुत चिंतित हूँ, सुपर कहा। जनरल सू, क्या मैक्सियन इसका बचाव नहीं कर सकता? तो हम क्या करें? हुआंग फैंग के बगल वाले व्यक्ति ने घबराकर कहा। अगर अन्य लोग ऐसा कहते तो वो इस पर विश्वास नहीं करते, या यहाँ तक कि यह भी नहीं सोचते कि दूसरा पक्ष मंत्रमुग्ध कर रहा है। लेकिन अगर सुपे ने ऐसा कहा तो उसने इस पर विश्वास किया, तो अब वो ये भी सोचता है कि मैक्सियन काउंटी का बचाव नहीं किया जा सकता है। रक्षकों में से एक के रूप में वो स्वाभाविक रूप से अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है। मुझे डर है कि मैं इसे नहीं रख सकता। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एक सैनिक हूँ, जनरल नहीं। अगर मेरे पास कोई विचार है तो ये बेकार है, सुपे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इस समय सुपे के लिए वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। अगर उन्हें तुरंत नेता जनरल नियुक्त भी कर दिया जाए तो भी इससे कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि अब पूरी विद्रोही सेना का माहौल बन चुका है। हर कोई दुश्मन के प्रति अपेक्षाकृत उदासीन है और प्रारंभिक चरण में तैयारी पर्याप्त नहीं है, और शहर के निवासी अच्छी तरह से जुड़े हुए और संगठित नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप वे बुरी स्थिति में है। सुपे के शब्दों पर विद्रोही के चेहरे पर कुछ उदासी और चिंता थी। जब उसने पश्चिमी सेना की ओर देखा तो वो और भी अधिक भयभीत हो गया। दहाड़ दहाड़ दहाड़। बाहर पश्चिमी सेना एक सुव्यवस्थित समूह में है और वे कदम दर कदम शहर की दीवार की ओर आ रहे हैं। नियमित दहाड़ न केवल उनकी गति और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि शहर के रक्षकों के आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है। ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ पहले की तुलना में कम आत्मविश्वासी हो गए हैं।
धिक्कार है, ये अदालत के कुत्ते सचमुच चिल्ला सकते हैं और जो लोग चिल्लाते हैं वे घबरा जाते हैं। शहर के मुखिया पर एक छोटे नेता ने शहर के बाहर पश्चिमी सेना को देखा और पीले चेहरे के साथ खुद से कहा। उसने इसे स्वयं नहीं पाया। मूठ पकड़ने वाला दाहिना हाथ थोड़ा कांप रहा था। उनके प्रदर्शन पर कोई नहीं हंसता क्योंकि उनसे बेहतर कोई और नहीं है। वो निश्चित रूप से एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पीला और कांपता हुआ दिखता है। खुश हो जाओ, वे दीवार पर चढ़ने वाले हैं, सावधान रहें। वहां एक नेता जैसा आदमी था जो चारों ओर गश्त कर रहा था, लोगों को याद दिला रहा था। जल्दबाजी करना। शहर के बाहर पश्चिमी सेना ने अंततः आकाश की तरह गर्जना की। फिर गठन फैल गया और मार्च पिछली चाल से वर्तमान चाल में बदल गया, क्योंकि इस समय वे धनुष बाण की सीमा तक पहुंच चुके होते हैं और फिर धीरे धीरे चलते हैं। जाहिर है उनमें और मौत की तलाश में कोई अंतर नहीं है। हालांकि वास्तव में वे बहुत अधिक चिंतित हैं। धनुष और बाणों की सीमा में प्रवेश करने के बाद तीर शहर से बाहर उड़ने लगते हैं। हालांकि वे सभी बिखरे हुए हैं। हजारों लोगों के बीच सैकड़ों तीरों ने ज्यादा लहरें नहीं उठाई। कुछ बदकिस्मत अंडों को घायल करने के अलावा एक भी मृत व्यक्ति नहीं है। स्पर्श करे, स्पर्श करे, स्पर्श करे। एक एक करके सीढ़ियां दीवार पर चढ़ा दी गई और पश्चिमी सेना के सैनिक दहाड़ते हुए ऊपर चढ़ने लगे। मुझे मारे। एक नेता की दहाड़ से पत्थरों के टुकड़े टूटकर गिरे और बड़े बड़े पत्थर पश्चिमी सैनिकों के सिर पर लगे, जिससे तुरंत उनका सिर खिल गया। हालांकि कुछ लोग विरोध करना चाहते थे, लेकिन जाहिर तौर पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा। नीचे, यह एक और आदेश है। गर्म सोने के रस का एक बेसिन नीचे डाला जाता है। जब तक लोग भीगे हुए होते हैं वे सभी चिल्लाते हैं और सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं। सोने का रस वास्तव में सभी प्रकार के मल को उबलते पानी में जलाकर बनाया जाता है। तेज गर्मी से लोग तुरंत झुलस सकते हैं और फिर मल में मौजूद बैक्टीरिया उन लोगों को संक्रमित कर देंगे जो झुलस गए हैं। इस दवा मुक्त दुनिया में यदि वे बैक्टीरिया से संक्रमित हैं, तो वे मूल रूप से लाइलाज हैं। वे कितने समय तक जीवित रह सकते हैं ये भगवान के अर्थ पर निर्भर करता है। ये कहा जा सकता है कि सोने के रस और पत्थर के अस्तित्व ने वास्तव में शहर में गैरिसन को बहुत मदद प्रदान की है और पश्चिमी सेना को बहुत परेशानी हुई है। उनका प्रभाव पहले बिखरे हुए तीरों की तुलना में बहुत बेहतर है। हालांकि सोने का रस और पत्थर सीमित है। ये चीजें उपभोग्य हैं। एक बार जब उनका उपयोग हो जाएगा तो उनके पास पश्चिमी सेना को दीवार पर चढ़ने से रोकने का कोई अच्छा साधन नहीं होगा। यह अल्पकालिक लड़ाई का समय है। लड़ाई की शुरुआत के साथ शहर में विद्रोही सैनिकों की चिंताएं गायब हो गई। ऐसा नहीं है कि वे डरते नहीं हैं, लेकिन उनकी जगह पागलपन ने ले ली है। रक्त और मृत्यु हर किसी की नसों को उत्तेजित करते हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और उनका सिर सोचने की क्षमता खो देता है। वे जो कर सकते हैं वो लोगों को मारना है और उन सभी दुश्मनों को मारना है जो शहर के लोगों के पास जाना चाहते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि पश्चिमी सेना उनके हमले से पिछली बार की तरह पराजित नहीं हुई, बल्कि अधिक से अधिक मारे जाने का एहसास हुआ, जिससे उन्हें फिर से बेचैनी महसूस हुई। विशेष रूप से लड़ाई के बाद उन्होंने पाया कि पश्चिमी सेना बहुत भयंकर लग रही थी। इन 2 दिनों में उनके मुंह में बचे हुए सैनिक नहीं थे। एक हारा हुआ व्यक्ति कैसा दिखता है। लड़ाई शुरू होने के 1 घंटे से भी कम समय के बाद पश्चिमी सेना के सैनिक सफलतापूर्वक शहर पर चढ़ गए। हालांकि आसपास के विद्रोही सैनिकों ने उस आदमी को जल्द ही मांस की चटनी में काट दिया, लेकिन ये स्पष्ट रूप से अच्छी खबर नहीं है। ये स्थिति उन वरिष्ठ विद्रोही अधिकारियों की भविष्यवाणी से कहीं पहले घटित हुई और इस स्थिति ने विद्रोही सेना के नेताओं को भी घबरा दिया। इस समय उन्होंने पाया कि हालांकि वे घबरा गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है और वर्तमान स्थिति से कैसे निपटना है। सुपे को बर्खास्त कर दिया गया और नेता की शहर नहीं गए। वे निर्देश मांगना चाहते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि निर्देश किससे मांगे। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 615 प्रतिक्रियाएं। नेताजी, लगता है बाहर हत्या का शोर मच गया है, क्या बात है। नेता क्यू के पिछवाड़े में निंग वुशुंग अपने दिल की घृणा को दबाए हुए है और उसके साथ बातचीत कर रहा है। इस समय बाहरी पश्चिमी सेना ने शहर पर औपचारिक रूप से हमला करना शुरू कर दिया है। कत्लेआम की गड़गड़ाहट शहर में भी साफ सुनी जा सकती है। यही कारण है कि निंग वुशुंग एक महान परिवार की लड़की थी जो पहले दुनिया से परिचित नहीं थी और फिर उसके परिवार में बड़े बदलाव हुए, इसलिए उसे ये जानने का कोई मौका नहीं मिला कि बाहर क्या हो रहा था। तो अब उसे कोई अंदाजा नहीं है कि मैक्सियन को घेर लिया गया है और बाहर भयंकर हमला और रक्षा युद्ध चल रहा है। ये ठीक है, यानी अदालत में वे चोर हार नहीं मानते हैं और मैक्सियन को वापस लेना चाहते हैं, नेता क्यू ने परवाह न करते हुए कहा। क्यू टूलिंग की बातें सुनकर निंग वुशुंग की आंखें चमक उठी। यदि अदालत ने हमला किया तो वो उसे और श्री गौ को मार सकता था। उस स्थिति में उसके पिता का बदला लिया जाएगा। हालांकि चिंता मत करो, मेरे लोग निश्चित रूप से शाही दरबार की सेना को हराने में सक्षम होंगे। ये सेना जो पहले यहाँ आई थी वह हमारी पराजित सेनापति है, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यू टूलिंग जारी रही। निंग वुशुंग थोड़ा उदास था। उसने ये भी सोचा कि जब उसके पिता अभी भी वहां थे तो वो कभी कभी शाही दरबार की अक्षमता और विफलता के बारे में शिकायत करती थी और जो सेना शाही दरबार में आना चाहती थी वो बेहतर नहीं होगी, लेकिन नेता क्यू को हराना भी संभव था। इससे निंग वुशुंग को निराशा हुई। हालांकि उसने इसके बारे में पहले ही सोच लिया था और बदला लेने वाले नेता और मिस्टर गौ को चुकाने के लिए अपने शरीर का बलिदान दे दिया था, लेकिन इसे लागू करना इतना आसान नहीं होगा। श्री गौ, जो नेता के भरोसेमंद व्यक्ति थे, अगर वो भड़काना चाहते तो थोड़े समय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि उसके सामने खड़ा क्यू खुद पर विश्वास करता है और खुद को बहुत पसंद करता है। वो खुद से शादी करना चाहता है। हालांकि वो अपने दिल में सुरक्षा पाना पसंद करेगा। आखिरकार वो इस पद पर आ सकते हैं। जाहिर है वो पूरी तरह से बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं है, ऐसे में वो उसे खुद ही मारना चाहता है, जो इतना आसान नहीं है। शायद कई वर्षों की शिकायतों के बाद उसे अवसर मिलेगा। हालांकि क्यू टूलिंग और मिस्टर गौ के प्रति अपनी नफरत के कारण निंग वुशुंग एक पल भी इंतजार करने के लिए अनिच्छुक है। वो इन दोनों लोगों को तुरंत मरते हुए देखना चाहती है। अगर कोई मेरे पिता का बदला लेने में मेरी मदद कर सकता है तो मैं उसकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए बैल और घोड़ा बनूंगा। निंग वुशुंग क्यू को अपने सामने झुकते हुए देखता है और चुपचाप सोचता है। वैसे मैं आपको अच्छी खबर बता दूं,
मिस्टर गो को मैंने एक कारण बताया है, उन्हें कड़ी सजा दी गई है। अगली बार जब मुझे दूसरा मौका मिलेगा तो मैं उन्हें सीधे मार डालूंगा, क्यू टूलिंग ने अचानक निंग वुशुंग से कहा। उसके बाद उसने निंग वुशुंग को भी अपनी आंखों के कोने से देखा, उसकी प्रतिक्रिया देखने की कोशिश की। निंग वुशुंग अभी भी अपने मामलों के बारे में सोच रहा था। जब उसने ये समाचार सुना तो वो प्रसन्न हुआ और अपने मन के विचारों को छिपाया नहीं। हालांकि मिस्टर नागो को फांसी नहीं दी गई थी, क्योंकि क्यू टूलिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी। इसका मतलब है कि उनके बीच एक अंतर था। इस तरह वो लंबे समय तक नेता को मनाने में सक्षम होगा, उसे सीधे मार डालेगा। हालांकि निंग वुशुंग को तुरंत एहसास हुआ कि उनके सामने एक नेता है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी मुस्कुराहट पर काबू पा लिया और शर्मिंदा नजर आए और कहा, नेता, आपने मुझसे पहले जो वादा किया था वह आपके और गो के बीच संघर्ष का कारण नहीं है, जियानशिंग मेरे कारणों से। निंग वुशुंग की अभिव्यक्ति में बदलाव क्यू टूलिंग के ध्यान से बच नहीं पाया। उन्होंने निंग वुशुंग को खबर दी कि वो उनकी प्रतिक्रिया देखना चाहते थे, लेकिन वो निराश नहीं हुए। उन्होंने निंग वुशुंग की अभिव्यक्ति में बदलाव देखा। निंग वुशुंग का प्रसन्न रूप क्यू टूलिंग ने देखा। हालांकि उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और खुश भी हुए, क्योंकि उन्होंने सुना कि निंग वुशुंग का मिस्टर गो ने फायदा उठाया था। बाद में उन्होंने स्वयं को श्री गो को दंडित न करने की सलाह दी। क्यू टूलिंग को संदेह हुआ कि क्या निंग वुशुंग को मिस्टर गो के बारे में कोई जानकारी थी। उसे बजाने से पहले यह मिस्टर गो की धुन नहीं थी, बल्कि दो लोग आपस में जुड़ते थे। हालांकि अब क्यू टूलिंग को इसके बारे में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यह सुनने के बाद कि उन्होंने मिस्टर गो को दंडित किया है, निंग वुशुंग की पहली अभिव्यक्ति खुश है और फिर उसे कुछ चिंताएं और कठिनाइयां हैं। जाहिर है वह भी अपने दिल में श्री गो को दंडित करना चाहती है, सिर्फ इसलिए कि वह अपने लिए सोचती है और श्री गो के साथ झगड़ा नहीं करना चाहती है। इसलिए उसने उसे सलाह दी कि वो श्री गो के सामने दंड न दे। फिर क्यू टूलिंग ने अंततः अपना दिमाग छोड़ दिया और अच्छे मूड में था। वो हंसे और निंग वुशुंग से कहा, चिंता मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। मेरे पास कई सक्षम लोग हैं, लेकिन वो बुरा नहीं है। इसके अलावा मैं प्रतिशोधी नहीं हूँ। उसने पहले गलती की, मैं कर सकता हूँ, उसे दोष मत दो। निंग वुशुंग के चेहरे पर अभी भी थोड़ी शर्मिंदगी है, लेकिन वो बहुत खुश है। हालांकि मिस्टर गो मरे नहीं है, लेकिन वो अपने लक्ष्य से एक कदम दूर है। वो खुश कैसे नहीं हो सकती? जब क्यू ने निंग वुशुंग के साथ मिलकर एक दूसरे को खुश करने की कोशिश की, तो शहर के प्रमुख पर हमले और बचाव की लड़ाई सफेद गर्मी के चरम तक पहुंच गई थी। मारकाट की चीखें, दर्द की कराहें, शरीर पर हथियारों के वार की आवाजें और यहाँ तक कि शहर के सिर पर भारी वस्तुओं के गिरने की आवाजें भी आ रही थी। पूरे नगर में शोर मच गया। ठंडे हथियार युद्ध में ये हुआंग फैंग का वास्तविक अनुभव है। हालांकि उन्हें पहले भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी सभी वुलिन लोग थे। वो आम लोगों से बहुत ज्यादा नहीं लड़ते थे। इसके अलावा वुलिन लोग उतने उग्र नहीं थे जितने अब हैं। हुआंग फैंग के आसपास रहने वाला विद्रोही सैनिक बहुत पहले मर गया था। वो उस तीर के नीचे मर गया जिसे वो नहीं जानता था कि उसे कहाँ मारना है। तीर सीधा उसकी छाती में जा लगा और उसकी पीठ से निकल गया। जब उसे तीर लगा तो वो मरा नहीं था। हुआंग फैंग ने उसकी उदासीन और भ्रमित आंखों को देखा। जाहिर है वो अभी भी दुनिया के प्रति उदासीन था। वो मरना नहीं चाहता था। हुआंग फैंग भी उस समय दूसरे पक्ष की मदद करना चाहते थे। हालांकि उसके दिल में छेद हो गया था और हुआंग फैंग के पास उसे ठीक करने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। दूसरी तरफ केवल सांस लेने का समय था, इसलिए उसकी सांस फूल रही थी। हुआंग फैंग के पास कुछ भी करने का मौका नहीं था। सुपे की स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन ये थोड़ी ही बेहतर है। हालांकि उसकी मौत नहीं हुई है, वो भी घायल है। उनके दाहिने हाथ को शाही सैनिकों ने खरोंच दिया था, जो शहर के सिर पर चढ़ गए थे, और खून बह रहा है। अब ये बहुत अराजक है, इसलिए वो केवल एक साधारण पट्टी बांध सकता है और लड़ाई जारी रख सकता है। ये कहा जा सकता है कि उनके कोने में केवल हुआंग फैंग ही सबसे अच्छी स्थिति में है, मृत या घायल नहीं। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 616 वापसी। आप कैसे हैं? क्या आप जारी रख सकते हैं? हुआंग फैंग ने सुपेई से पूछा। वो एकमात्र व्यक्ति हो सकता है जो अब सुपेई की मदद कर सकता है। हालांकि सुपेई कुछ अंगरक्षक लेकर आए हैं, लेकिन इस समय वे अंगरक्षक उनके आसपास नहीं है। इसके अलावा शहर के सभी स्थान अब खतरनाक हो गए हैं। अगर वो लोग आना भी चाहे तो कोई रास्ता नहीं है। तुम मर नहीं सकते। सुपे ने अपने घायल हाथ को देखा और कहा कि वो पहले भी घायल हो चुका है, इसलिए उसके लिए ये चोट वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात है। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया, फिर घूम गया और अपने सामने शहर को घूरता रहा। लेकिन सुपे हुआंग फैंग को जिज्ञासा और संदेह से देख रहा है। हालांकि हुआंग फैंग के प्रदर्शन से आम लोगों को लगता है कि इसमें कुछ खास नहीं है, वो घायल नहीं है या सिर्फ भाग्यशाली है। लेकिन सुपेई, जो हुआंग फैंग के आसपास रहे हैं, जाहिर तौर पर ऐसा नहीं सोचते हैं। हुआंग फैंग शुरू से अंत तक बहुत शांत है। उस प्रकार की शांति कोई साधारण शांति का कार्य नहीं है, बल्कि हृदय से एक प्रकार की शांति है। यहाँ तक कि जब पश्चिमी सेना के कई सैनिकों ने शहर पर चढ़ाई की और हुआंग फैंग को मारने के लिए अपनी तलवारें लहराई, तब भी हुआंग फैंग के चेहरे पर बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी। और तो और सुपेई ने यह भी पाया कि हुआंग फैंग की मार्शल आर्ट बहुत अच्छी लगती है। जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई उनमें वे निश्चित रूप से शीर्ष पर थे। उस समय में कई पश्चिमी सैनिक अपनी ओर से ऊपर चढ़ गए। उनमें से केवल 2 हुआंग फैंग और वह स्वयं थे, और वह घायल हो गए थे। हालांकि हुआंग फैंग बस कुछ समय के लिए चकमा देता रहा और फिर लापरवाही से लहराता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में जंग लगी तलवार के कुछ वार के बाद पश्चिमी सेना के सभी सैनिक मौके पर ही मारे गए, लेकिन खुद हुआंग फैंग को कोई चोट नहीं आई। सभी। हमारी सेना में ऐसा नंबर 1 व्यक्ति कब प्रकट हुआ? हुआंग फैंग को एक लंबी तलवार पकड़े हुए शहर के किनारे पर खड़े और उन लोगों का सिर काटते हुए देखकर जो उनके करीब आना चाहते हैं। सुपेई हुआंग फैंग के कौशल के बारे में उत्सुक थे, लेकिन भ्रमित भी थे। चूंकि उन्होंने मैक्सियन काउंटी पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई है, इसलिए हर दिन प्रसिद्धि के लिए वोट करने के लिए बहुत सारे विद्रोही सैनिक होंगे। इसलिए ये सामान्य बात है कि ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हालांकि सुपेई का परिवार उसके अपने मामलों के बारे में जानता है।
हालांकि विद्रोही सेना की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन वास्तविक प्रतिभा वाले बहुत कम लोग हैं। उनमें से अधिकांश को शाही अदालत द्वारा जीवित रहने और विद्रोह करने के लिए मजबूर किया जाता है। जहां तक योग्यता रखने वालों की बात है, यदि कोई विशेष कारण न हो तो वे इस ओर कम ही जाते हैं। आखिरकार इसकी मदद से वे चाहे कहीं भी हो अच्छे से रह सकते हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सुपे विद्रोही सेना में हुआंग फैंग की उपस्थिति के बारे में उत्सुक था। ध्यान से जब हुआंग सुपे हुआंग फैंग के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक उसके कान में एक चीख सुनाई दी। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। तभी उसने देखा कि एक काला धब्बा उसकी ओर दौड़ रहा है। उसके संज्ञान ने उसे बताया कि यह एक तीर था, एक तीर जो उसे मार सकता था। सुपर प्रतिक्रिया देना चाहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। उसके माथे पर काला धब्बा लगने वाला है और उसका दिल केवल चिल्ला सकता है, मेरा जीवन समाप्त हो गया। हालांकि इस समय उसके कान में एक डिंग थी। फिर उसके माथे पर लगने वाला काला टीका गायब हो गया। युद्ध के मैदान में रहना अच्छी आदत नहीं है जनरल सुपर। हुआंग फैंग ने धीरे से अपनी लंबी तलवार वापस ले ली। उसकी आंखों की ओर देखा, जैसे कि वो पूरी तरह से सुपे के पास नहीं लौटा हो, और हल्के से कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। सुपे, जो भगवान के पास वापस आ गया था, ने कहा कि वो हुआंग फैंग का आभारी है। साथ ही वो थोड़ा शर्मिंदा भी हुए। आखिरकार वो केवल युद्ध के मैदान में नौसिखिया नहीं था। निस्संदेह वो जानता था कि अभी उसका प्रदर्शन कितना खराब था। हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो हुआंग फैंग के बारे में बहुत उत्सुक था कि ये दृश्य घटित हो गया। हुआंग फैंग ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि पश्चिमी सेना का एक और सैनिक शहर पर चढ़ गया था जब वो बस घूम रहा था। हालांकि वो लड़का बहुत बदकिस्मत था। इससे पहले कि वो चू शहर के प्रमुख पर विशिष्ट स्थिति देख पाता, उसके सामने एक रोशनी चमकी। फिर उसका ब्रेन बैग और शरीर पूरी तरह से अलग हो गए। धन्यवाद, आइए लड़ाई खत्म होने तक प्रतीक्षा करें, हुआंग फैंग ने हल्के से कहा। ठीक है, सू पेई भी कोई वास्तविक नौसिखिया नहीं है। बेशक वो जानता है कि अब क्या करना है। इसलिए प्रतिक्रिया के बाद वो दीवार की ओर मुंह कर लेता है और दुश्मनों को मारना जारी रखता है। पश्चिमी सेना का आक्रमण लोगों की सोच से कहीं अधिक भयंकर है। इसके अलावा मैक्सियान की शहर की दीवार बहुत ऊंची नहीं है। शहर में चौकी के पास लंबी दूरी के हथियारों की कमी है, इसलिए लड़ाई बहुत भयंकर है। हुआंग फैंग और उनके कोने हुआंग फैंग के अस्तित्व के कारण दूसरे पक्ष द्वारा नहीं तोड़े गए हैं। यदि पश्चिमी सेना के सैनिक सहयोगवश उठ भी जाए तो भी वे डटकर खड़े नहीं रह पाते। उन्हें जल्द ही हुआंग फैंग और सुपे द्वारा खदेड़ दिया जाएगा। जहां तक शहर के बाकी हिस्सों की बात है, स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। कई जगहों पर खतरनाक हालात हैं। हुआंग फैंग ने देखा कि शहर की रखवाली करने वाली रिजर्व टीम को पूरे शहर में बचाव के लिए भेजा गया है। तुम्हें पता है, ये पहला दिन है। पहले सुबह में रिजर्व टीम का प्रयोग किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विद्रोही सेना के लिए युद्ध कितना कठिन है। विद्रोही सेना के लिए दूसरी बुरी खबर यह है कि उनके पास दवाओं की गंभीर कमी है। ये समस्या दरअसल इस समय एक आम समस्या है। एक बार जब कोई व्यक्ति घाव से संक्रमित हो जाता है, भले ही शुरुआत में ये केवल एक छोटा घाव हो, तो जीवाणु संक्रमण के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। और विद्रोही सेना के पास चिकित्सा की और भी अधिक कमी है। इसके अलावा ये लोग दुनिया की नजरों में अछूत हैं और उनका जीवन निश्चित रूप से अधिक बेकार है। इसलिए जो लोग घायल हैं और भाग्यशाली हैं कि मौके पर नहीं मरे, वे उन लोगों की तुलना में बहुत बेहतर नहीं हैं जो पहले ही मर चुके हैं, क्योंकि अब वे केवल एक तरफ झूठ बोल सकते हैं, किसी को परवाह नहीं है और अपने दिल में प्रार्थना करते हैं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है लेकिन इसे ले जाने के लिए। डोंग डोंग। दोपहर में शहर के बाहर ढोल की धीमी आवाज थी। फिर पश्चिमी सैनिक जो पहले ही शहर जा चुके थे या शहर जाने वाले थे, ज्वार की तरह पीछे हट गए। हुआंग फैंग थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्हें एहसास हुआ कि दुश्मन पीछे हट रहा है और शहर के सभी लोगों को ये स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। उन्होंने दुश्मन का पीछा करने और उसे मारने का अवसर नहीं लिया। आखिरकार उनके पास लंबी दूरी के हथियारों की बहुत कमी थी। जब उन्होंने देखा कि पश्चिमी सेना पीछे हट रही है, तो उनमें से अधिकांश जमीन पर बैठे हौंफ रहे थे और अपने शरीर को ठीक कर रहे थे। भारी हौंफने के अलावा पूरा शहर दर्द की कराह से गूंज उठा है। पिछली आत्मविश्वास भरी बातचीत गायब हो गई है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 617 कौन रिपोर्ट करता है। जनरल, क्या आप ठीक हैं? दुश्मन के पीछे हटने के तुरंत बाद सुपर के वे करीबी रक्षक आ गए। हुआंग फैंग ने उन्हें देखा और जान लिया कि उनमें से पहले की तुलना में कम थे। जाहिर है वे या तो मर चुके थे या घायल थे और उनसे उबरने का कोई रास्ता नहीं था। ये देखा जा सकता है कि अभी शुरू हुई लड़ाई कितनी भयंकर थी। सुपर के करीबी रक्षक के रूप में उनकी क्षमता कमजोर नहीं थी, लेकिन फिर भी हताहत हुए। ये ठीक है, ये बस एक छोटी सी चोट है, सू पेई ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये जानने के बाद कि उनके एक अंगरक्षक की मृत्यु हो गई और 3 घायल हो गए, उनकी मुस्कान गायब हो गई। जनरल, आप यहाँ नीचे क्यों नहीं जाते? ये बहुत खतरनाक है। शाही दरबार में लोग जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक उग्र हैं। इस समय एक अंगरक्षक ने एक बार फिर सलाह दी। इसके अलावा नेता अभी व्यस्त है। पश्चिमी सेना उन्हें परेशान करने के लिए पर्याप्त है। उन्हें जनरल की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यह आदमी सही है। विद्रोही सेना का सबसे बड़ा दुश्मन शहर के बाहर का दुश्मन है, सू पेई नहीं। हालांकि सू पेई को उस कारण से संरक्षित करने की आवश्यकता है जो कि टूलिंग ने उसे बताया था। वो किसी भी खतरे में नहीं है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालांकि शहर के बाहर दुश्मन सेनाएं समान नहीं है। वे लोग पिछली बार जब आए थे तो उनकी अपेक्षा से भी अधिक उग्र हैं। इसलिए अब उनका पूरा दिमाग इस बात पर है कि पश्चिमी सेना को कैसे हराया जाए। भले ही सू पेई ने आदेशों का पालन नहीं किया और शहर छोड़ दिया, उन्हें पता चल जाएगा और वे कुछ नहीं कहेंगे। आखिरकार सू पेई के पास अभी भी हजारों लोग हैं। इस समय इन लोगों की वजह से अपनी ताकत कम करना जरूरी नहीं है। नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं लड़ाई खत्म होने तक इंतजार करूंगा। सू पेई ने अपना सिर हिलाया और कहा कि उनकी अपनी जिद थी। हालांकि उसने अकेले काम करने का फैसला किया था, लेकिन अब वो भगोड़ा नहीं होगा। अंगरक्षक उसे और अधिक समझाना चाहता था। हालांकि ये देखकर कि सुपे दृढ़ लग रहा था, वो थोड़ी देर के लिए झिझका और उसे मनाना जारी नहीं रखा।
हालांकि ये लोग अब सुपेई को जाने के लिए नहीं मना रहे हैं, फिर भी वे नहीं गए, बल्कि सुपेई की देखभाल के लिए वहीं रुकने का फैसला किया। जहां तक लियो दातू का सवाल है, जो उनके प्रति बहुत सम्मान दिखाता था, वो अब इस समय उनकी देखभाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो अब शहीद है। पिछली लड़ाई में एक शहर के बाहर उसकी किस्मत बहुत खराब थी। उस समय वो डर के मारे पहले ही भीड़ के पीछे छिप गया था। हालांकि तीर एक लंबी आंख की तरह भीड़ को पार कर गया और उसके माथे पर सटीक प्रहार किया। वो पहले ही मौके पर मर चुका था और अब और नहीं मर सकता था। लेकिन लियो एकमात्र नेता नहीं है जो युद्ध में मारे गए। दरअसल अभी खत्म हुई लड़ाई में विद्रोही सेना में 20 या 30 छोटे नेता मारे गए थे। हालांकि किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उनमें से कई घायल हो गए। यदि विपरीत दिशा की पश्चिमी सेना पीछे नहीं हटती तो संख्या बढ़ जाती। हालांकि पश्चिमी सेना ने पीछे हटने की पहल की, लेकिन शहर में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जिनका दिल खुश हो, क्योंकि वे सभी समझते थे कि पश्चिमी सेना उनसे नहीं हारी थी। लेकिन उन्होंने पीछे हटने की पहल की, शायद जाने के लिए, वापस खाने के लिए। आखिरकार अब दोपहर के भोजन का समय बीत चुका है। इतनी देर तक खेलने के बाद यह न केवल थक गया है, बल्कि भूखा भी है। इसलिए पश्चिमी सेना पीछे हटने की पहल करेगी। हालांकि ये तय है कि जल्द ही उनका हमला दोबारा होगा। उस समय ये कहना वास्तव में कठिन है कि क्या वे टिके रह सकते हैं। अब शहर की ये सभी विद्रोही ताकतें समझती हैं कि शहर के बाहर पश्चिमी सेना उतनी बुरी नहीं है जितना वे सोचते हैं। दूसरे पक्ष की ताकत उनसे ज्यादा मजबूत है। सुबह की लड़ाई में उन्हें ये समझ आ गया है। इसके अलावा उनके पास तीरों, यहाँ तक कि सोने के रस और पत्थरों की भी कमी है। ये कहा जा सकता है कि अगली बार जब तक दूसरा पक्ष हमला करेगा, वे सीधे दूसरे पक्ष के साथ अल्पकालिक युद्ध में संलग्न होंगे। इसीलिए इतने सारे नेता अगली लड़ाई पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। अब मैं क्या करूं, कौन जानता है कि क्या करना है। जब मैंने सुपर को युद्ध की कमान संभालते हुए देखा तो ये बहुत सरल था। हम इसे अपने में कैसे बदल सकते हैं? ये केवल आधा दिन है, इसे दूसरी तरफ से तोड़ा जाएगा। हाँ, मैं देख सकता हूँ कि सुपर में कुछ क्षमताएं हैं। अब ऐसा कहने का क्या मतलब है? सुपेलाई को नेता ने छोड़ दिया है, वो हमें और लड़ने के लिए नहीं ले जा सकते। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सिपाही इस बिंदु तक लड़ने के बाद कुछ भी बदल सकते हैं। हर कोई, मैंने एक शब्द कहा, लेकिन लंबे समय के बाद कोई भी कोई अच्छा तरीका नहीं सोच सका। एक बड़े नेता के रूप में वे स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि आधे दिन के हमले और रक्षा युद्ध में अभी अभी समाप्त हुआ है। दोनों पक्षों का नुकसान अनुपात 2 से 1 के करीब है। वे 2 हैं, दूसरा 1 है। ये हानि अनुपात आमतौर पर आक्रामक और रक्षात्मक युद्ध में प्रदर्शित होना मुश्किल है। आखिरकार शहर की रखवाली करने वाले पक्ष को उच्च लाभ होता है और यह शहर की दीवार पर निर्भर करता है। वे इसका फायदा उठाना चाहते हैं। हालांकि ये स्पष्ट है कि उनकी ताकत दूसरे पक्ष से बहुत दूर है, इसलिए भले ही वे शहर की दीवार पर भरोसा करते हो, वे बहुत कुछ नहीं बदल सकते। आप में से कौन नेता को रिपोर्ट करेगा कि यहाँ क्या हो रहा है? एक बड़े नेता है। अचानक उसे याद आया कि नेताजी को पता नहीं यहाँ क्या हुआ था। आखिर नेताजी शहर में नहीं आए। वैसे भी अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे अवश्य डांट पड़ेगी, किसी ने तुरंत कहा। मैं भी नहीं जाऊंगा, नेता का मूड आज खराब है। यहाँ तक कि उनके पसंदीदा मिस्टर गौ भी इतनी मेहनत से खेल रहे हैं। अगर मुझे बुरी खबर पता चली तो मुझे एक बार सजा मिल जाएगी। मुझे मत देखो, मैं भी नहीं जाऊंगा। हर कोई मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर देखता हूँ। कोई भी यह काम लेने को तैयार नहीं है। मैं बता दूं कि हम बिल्कुल नहीं जाते। वैसे भी ये शहर अभी भी हमारे हाथ में है और खोया नहीं है। मैं क्या रिपोर्ट कर सकता हूँ? ये सुझाव दिया गया कि इसके अलावा नेता ने पहले यह व्यवस्था नहीं की है कि यह कमान का प्रभारी कौन है, इसलिए जब नेता को इसके बारे में पता होता है तब भी हमारे पास एक कारण होता है। हाँ, चलो ये करते हैं। हम यहाँ शीर्ष कमांडर नहीं है, हर कोई एक ही स्तर पर है, किसी का भी जाना उचित नहीं है। अन्य लोगों ने ज्यादा संकोच नहीं किया और वे सभी एक दूसरे से सहमत थे। आखिरकार कोई भी यह कृतघ्न कार्य करने को तैयार नहीं था। हालांकि रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चौकी निश्चित रूप से जारी रहेगी। चर्चा के बाद कोई रास्ता नहीं निकला। आखिरकार ये केवल एक निर्णय था। दोपहर में ये सुबह के समय के अनुसार जारी रहेगा, बस इंतजार की बात है। देखा, मैंने तुम्हें धोखा तो नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि शाही सेना को इसकी चिंता है। मुझे लगता है कि वो अब मेरे लोगों से हार गई है। शहर में निंग वुशुंग के साथ खाना खा रहे क्यू टूलिंग ने हत्या की आवाज नहीं सुनी। उन्होंने गर्व से निंग वुशुंग से कहा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 618 आगरा। बल्कि क्यू की ओर अतुलनीय। टूलिंग अनिच्छा से मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं कहा। संपर्क की इस अवधि के बाद निंग वुशुंग को पता चला कि उसने खुद को ज्यादा महत्व दिया था। सबसे पहले उसने सोचा कि वो इसे सहन कर सकती है। भले ही वो कुछ समय के लिए लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी, लेकिन वो इसे लंबे समय तक छिपा सकती थी और वो हमेशा अवसर ढूंढ सकती थी। हालांकि वो आधे दिन से नेता क्यू के साथ रह रही है। निंग वुशुंग को लगता है कि आखिरकार वो उतनी भौतिक नहीं है। उसे लगता है कि वो इसे इतने लंबे समय तक सहन नहीं कर सकती। जब भी वो नेता क्यू का चेहरा देखती है, वो उसे तुरंत मार देना चाहती है। उसे देखकर निंग वुशुंग अपने मृत पिता के बारे में सोचती है। उसे अपनी मनोदशा पर नियंत्रण रखना अधिकाधिक कठिन लगता है। क्यू टूलिंग की बातें सुनने के बाद निंग वुशुंग और भी अधिक निराश हो गया। हालांकि वो जानता था कि शाही दरबार की सेना की ताकत अच्छी नहीं थी, फिर भी वो विद्रोही सेना से इतनी आसानी से हार गया। निंग वुशुंग अभी भी निराश था। हालांकि उसकी निराशा व्यक्त नहीं की जा सकी, क्योंकि उसके सामने अभी भी विद्रोही सेना का नेता मौजूद था। मैं आपका नाम नहीं जानता, छोटे भाई। शहर के शीर्ष पर पश्चिमी सेना के पीछे हटने के बाद शहर में विद्रोही सैनिकों ने आराम करना और खाना शुरू कर दिया, सिवाय कुछ के जो पहरा दे रहे थे। हालांकि उनका खाना स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं था। हुआंग फैंग ने घोंसले को देखा जो उसके हाथ में ईंटों जितना सख्त था, और वो वास्तव में नहीं जानता था कि इसे कैसे निगलना है। हालांकि भले ही इसे खाना कठिन हो, हुआंग फैंग ही इसे सहन कर सकता है। आखिरकार उसके पास इसके अलावा खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भोजन करते समय सुपे अभी भी हुआंग फैंग के पास था। इस बार सुपे ने हुआंग फैंग से बात करने की पहल की। मूल रूप से सुपे हुआंग फैंग के बारे में बहुत उत्सुक था। वो पहले भी लड़ता रहा है।
बातचीत करने का कोई अच्छा मौका नहीं मिला, अब मौका है, वो इसे मिस नहीं करेंगे। मेरा नाम हुआंग फैंग है। हुआंग फैंग ने उत्तर दिया कि उसे इस जगह के बारे में जानने की जरूरत है और उसके सामने ये सुपर स्पष्ट रूप से चैटिंग के लिए एक अच्छा व्यक्ति है, वो पहले के सामान्य सैनिक से अधिक जानता होगा। भाई हुआंग कहाँ है? मुझे नहीं लगता कि भाई हुआंग की बातें आम लोगों की तरह हैं, सुपे ने पूछा। जनरल सू गलत अनुमान लगा सकते हैं, मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूँ, हुआंग फैंग ने कहा। जब मैं बच्चा था तो मैंने जियांगू रेंजर से कुछ मुक्केबाजी सीखी थी। मेरे परिवार को एक आपदा का सामना करना पड़ा और मैं अब और नहीं जी सकता था, इसलिए मैं बाहर आ गया। हुआंग फैंग ने पहले एक बहाना बनाया था। जब वो पूर्व विद्रोही से बात कर रहा था तो उसे ये बहाना सूझा। उन्होंने पाया कि इस विद्रोही सेना में बहुत से लोग इसी कारण से शामिल हुए थे, तो अपना खुद का एक जोड़ना कुछ भी नहीं है। हालांकि सुपी स्पष्ट रूप से यह नहीं मानते हैं कि हुआंग फैंग सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति है। हुआंग फैंग ने पहले जो रूप दिखाया वो बिल्कुल भी सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं है। सुपेई, जो अकेले काम करने के लिए तैयार है, जाहिर तौर पर प्रतिभाओं को आकर्षित करने के इस अवसर को जाने नहीं देना चाहती। उनकी नजर में हुआंग फैंग एक प्रतिभा है। भाई हुआंग की आगे की क्या योजना है? सुपे ने पूछा। उसने सोचा कि हुआंग फैंग एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो हर समय विद्रोही सेना में नहीं रह सकता, कम से कम इस सेना में। मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। हुआंग फैंग का इरादा इसे छुपाने का नहीं था, वो बिना किसी उद्देश्य के यहाँ आया था। अब उसने सबसे पहले युद्ध खत्म किया है। जहां तक वो क्या कब्जा करना चाहता है, इसके बारे में उसने नहीं सोचा। हालांकि इसका पैसा कमाने से कुछ लेना देना होना चाहिए। आखिरकार उसे अब पैसे की जरूरत है, बहुत सारा पैसा। मेरा अनुसरण करने के बारे में क्या ख्याल है? सुपेई ने सीधे कहा कि वो जानते थे कि अगर वो कुछ प्रतिभाओं को आकर्षित करना चाहते हैं तो वो उनसे बहुत कुछ नहीं छिपा सकते। अन्यथा यदि वो उनके द्वारा खोजा गया तो इससे दूसरे पक्ष को नाखुशी होगी, लेकिन इससे दोनों पक्षों के बीच संबंध प्रभावित होंगे। आपका पालन करें। हुआंग फैंग थोड़ा भ्रमित है। सुपेई अब सिर्फ एक सैनिक है, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? अंगरक्षक बने। जाहिर तौर पर यह वो नहीं है जो वह चाहता है। हाँ, मेरे पीछे आओ, सुपेई ने कहा। फिर उसने अपनी आंखों के चारों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि कोई और उसे सुन न सके। फिर उसने हुआंग फैंग से फुसफुसाकर कहा, मुझे लगता है कि भाई हुआंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और मैं वास्तव में आपकी मदद चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको सच बताऊंगा। मैं विवरण सुनना चाहूंगा और निश्चिंत रहूंगा कि भले ही मैं अंत में आपसे सहमत न हूं, फिर भी आपने जो कहा है उसका खुलासा नहीं करूंगा। जब हुआंग फैंग ने सुपेई की हरकत देखी तो वो जानता था कि वह शब्दों को खुद नहीं लेना चाहता था ताकि दूसरों को पता चले, तो हुआंग फैंग के पास गारंटी थी। भाई हुआंग वास्तव में लोगों को समझते हैं। हुआंग फैंग के शब्दों से यह बात और अधिक निश्चित हो जाती है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जाहिर है हुआंग फैंग अभी भी बहुत स्मार्ट है। वास्तव में इस मामले को कुछ दिनों तक गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उस समय वर्तमान सेना शायद मौजूद नहीं है। मेरा मानना है कि भाई हुआंग ये भी देख सकते हैं कि यह धर्मी सेना शाही सेना को बाहर नहीं हरा सकती है। शहर के टूटने से पहले ये केवल समय की बात है। उस समय ये कहना मुश्किल है कि इनमें से कितने लोग बचे हैं, इसलिए यह अपरिहार्य है कि वे अलग हो जाएंगे। उस समय मैं अपने लोगों को ले जाऊंगा और अलग हो जाऊंगा। मुझे बस उम्मीद है कि उस समय भाई हुआंग मेरी मदद कर सकते हैं, सुपे ने हुआंग फैंग से कहा। हुआंग फैंग ने सुपेई के विचार को समझने के लिए सिर हिलाया। वस्तुतः उनका विचार सामान्य है। आखिरकार वो भी देख सकता है कि धर्मी सेना समाप्त हो गई है। सुपेई एक और रास्ता खोजना चाहती है जिसे समझना आसान हो। हालांकि हुआंग फैंग ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि उसकी मदद की जाए या नहीं। हुआंग फैंग पर सुपेई की अच्छी छाप है। वो बहादुर और साधन संपन्न है। इसके अलावा वो मौत से डरने वाला व्यक्ति नहीं है और वो अपने अधीनस्थों के प्रति भी अच्छा व्यवहार करता है। ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति के पीछे उन्हें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। हालांकि जब वो यहाँ आया तो वो विद्रोह करना और लड़ना नहीं चाहता था। वो व्यापार करना चाहता था, व्यापारी बनना चाहता था, अधिक पैसा कमाना चाहता था और फिर उसे वास्तविकता में बदलना चाहता था। यह अफसोस की बात है कि हुआंग फैंग ने सुपेई से कहा, जनरल सू को धन्यवाद, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। विद्रोह और युद्ध की तुलना में मैं एक व्यापारी बनना चाहता हूँ और बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। यह कोई विरोधाभास नहीं है, सुपेई ने कहा। भाई हुआंग, यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप अपनी मदद के लिए एक दुकानदार ढूंढ सकते हैं और फिर आप इसे पर्दे के पीछे से कर सकते हैं। जब तक भाई हुआंग मेरी मदद करने के लिए सहमत है तब तक मैं आपको कुछ दूंगा। हर बार जब मैं अगली जगह खेलता हूं तो क्या मेरी मदद से आपके लिए पैसा कमाना आसान हो जाता है? जाहिर है हुआंग फैंग को आकर्षित करने के लिए सुपेई अपने खून का बलिदान देने को तैयार है। उन्होंने हुआंग फैंग को कुछ सुविधा देने का वादा किया। दरअसल सुपेई को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार उन्हें अधिकारों और दुनिया की परवाह थी। इसके अलावा उन्होंने पहले मैक्सियन काउंटी में कुछ अमीर व्यापारियों और परिवारों से वादा किया था और अब हुआंग फैंग को जोड़ना अस्वीकार्य नहीं है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 619 अंदर और बाहर का संयोजन। सरकार और बिजनेस के बीच मिली भगत। सुपेई की बातें सुनने के बाद हुआंग फैंग के मन में ये पहली प्रतिक्रिया है। सरकार के सहयोग से बिना पैसा कमाए बिजनेस करना अच्छा नहीं है। ये सिद्धांत प्राचीन काल और आधुनिक काल दोनों में लागू होता है। इसलिए जब हुआंग फैंग ने सुपेई का वादा सुना तो वो द्रवित हो गए। यदि सुपेई वो कर सका जो उसने वादा किया था तो उसके लिए इस समय और स्थान में व्यवसाय में पैसा कमाना आसान होगा और चाहे वो कोई भी व्यवसाय करे वो पैसा बनाएगा। बेशक आधार यह है कि सुपर क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है और क्षेत्र जितना बड़ा होगा उसका व्यवसाय उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जनरल सू आज का वादा नहीं भूलेंगे, हुआंग फैंग ने सोचा और कहा। कोई बात नहीं। सुपे अच्छे मूड में थे और उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने कुछ चीजों का भुगतान किया है, फिर भी उनकी राय में यह इसके लायक है। वैसे भी उन्होंने कुछ लोगों से मिलने का वादा किया था। इसके अलावा हुआंग फैंग की भागीदारी के साथ वो अपने सामने उन लोगों के साथ बाधाएं बनाने में सक्षम हो सकता है। ऐसे में ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा।
लेकिन जब आप व्यवसाय करते हैं तो आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते। सुपे ने एक पल के लिए सोचा और कहा कि हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी कि हुआंग फैंग ने कितना पैसा कमाया, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वो शिकायत करे क्योंकि उसकी अपनी सुविधा थी। ऐसे में इसका असर खुद पर ही पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं अच्छे विश्वास से काम करने का वादा करता हूँ। हुआंग फैंग ने आश्वासन दिया कि सरकार की मदद से वो वास्तव में बाजार को धमकाना नहीं चाहता था। हालांकि उसने इस तरह से अधिक पैसा कमाया, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। उस मामले में मुझे राहत मिली है, सुपे ने संतुष्टि से कहा। दोनों लोगों के बीच बातचीत के बाद रिश्ता और करीब आया है। हुआंग फैंग को अपने भविष्य के व्यवसाय के लिए सुपर की सुरक्षा की रक्षा करनी चाहिए। अब उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। सौभाग्य से हुआंग फैंग, सुपेई और उन विद्रोही नेताओं को आश्चर्य हुआ। दोपहर में बाहर की पश्चिमी सेना बिल्कुल भी नहीं हिली, यहाँ तक कि पूरा सैन्य शिविर भी शांत था और उसका शहर पर हमला करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, जैसे सुबह शहर पर कोई हमला नहीं हुआ था। कुछ गलत है, हुआंग फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। सुबह, जब तक आप स्पष्ट दिमाग वाले हैं, आप देख सकते हैं कि दोनों पक्षों के बीच की खाई, भले ही विद्रोही सेना शहर की दीवार के लाभ पर कब्जा कर ले, पश्चिमी सेना को नहीं रोक सकती बहुत लंबे समय तक। जब तक पश्चिमी सेना शहर पर फिर से हमला करने पर अड़ी रहेगी, शायद आज दोपहर, शायद कल, वे निश्चित रूप से शहर को तोड़ देंगे। हालांकि इस समय उन्होंने अचानक घेराबंदी छोड़ दी और चुपचाप बैरक में रहने लगे। जाहिर है ये इतना आसान नहीं है। गड़बड़ है, सुपेई ने यह भी कहा। ऐसा कहा जाता है कि यदि वे अपना हमला तेज करते हैं तो शायद आज दोपहर शहर टूट जाएगा। सुबह के हमले से विपरीत प्रबंधक मूर्ख नहीं है, वे इस समय कैसे रुक सकते हैं? क्या यह सुबह में हुई भारी जनहानि के कारण है? हुआंग फैंग ने खुद से कहा, यह सही नहीं है। हालांकि मेरे पास विस्तृत डेटा नहीं है, मैं कैसे देख सकता हूं कि विद्रोही पक्ष में अधिक लोग हताहत हुए हैं? इसके अलावा युद्ध में मरे हुए लोग कहाँ हैं? बहुत अधिक लोग हताहत हुए। हुआंग फैंग के शब्द सुपेई की आंखों में चमक आ गई। उनके बारे में सोचते हुए उसने जोर से ताली बजाते हुए कहा, मुझे पता है। आप क्या जानते हैं? हुआंग फैंग ने पूछा। सुपेई ने हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा, वास्तव में मैंने आपको अभी कुछ नहीं बताया। मैक्सियन काउंटी में उन स्थानीय परिवारों और अमीर व्यापारियों ने विद्रोही सेना के वर्तमान नेता के लिए अपना समर्थन छोड़ दिया है। उनमें से कुछ ने गुप्त रूप से मेरा समर्थन करने का निर्णय लिया है। उनमें से कुछ ने शहर के बाहर शाही सेना का समर्थन करने का निर्णय लिया है। अंदर क्या है और बाहर क्या है? हुआंग फैंग का रास्ता इतना खराब भी नहीं। सुपेई ने यान हुआंगफेंग की ओर सहमति से देखा और कहा, मुझे लगता है कि यह ऐसा ही है। सुबह में उन्होंने अपनी ताकत साबित करने और हमें डराने के लिए शहर पर हमला किया। साथ ही उन्होंने शहर के उन लोगों को विश्वास भी दिलाया। मुझे लगता है कि उस समय वे एकजुट होकर काउंटी भी जीत लेंगे और हताहत भी ज्यादा नहीं होंगे। हुआंगफेंग ने सिर हिलाया, जिसका मतलब समझ आया। क्योंकि दूसरे पक्ष के पास मैक्सियन को जीतने और हताहतों की संख्या को कम करने का एक बेहतर तरीका है, इसलिए ये समझ में आता है कि उन्होंने घेराबंदी को स्थगित करने का फैसला किया। क्या बाकी विद्रोहियों को पता है? हुआंगफेंग ने पूछा। वे कैसे जान सकते हैं? सुपे ने कहा, उन्होंने सोचा कि वे जीतने जा रहे हैं, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। ऐसा लगता है कि यह धर्मी सेना वास्तव में समाप्त हो गई है, हमें जल्दी योजनाएं बनानी चाहिए, हुआंग फैंग ने कहा। क्योंकि मैं भविष्य में सुपेई के साथ काम करने के बारे में सोच रहा हूँ। जाहिर है हुआंग फैंग को अन्य विद्रोही ताकतों को याद दिलाने का कोई विचार नहीं है। इसके अलावा भले ही वो अन्य नेताओं को शहर की स्थिति पर ध्यान देने की याद दिलाते हो, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलेगा कि मैक्सियन काउंटी पर हमला किया जाएगा। आखिरकार भले ही दूसरे पक्ष के पास कोई आंतरिक संसाधन न हो, उस पर भी हमला किया जा सकता है। हताहतों के लिए धन्यवाद। इतना ही। सुपर रोड, जनरल सू, आप अपने लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ आना और एक साथ कार्रवाई करना बेहतर है। जब शहर टूट जाता है तो आप हताहतों की संख्या भी कम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर वे अंदर और बाहर का मिलान करना चाहते हैं तो समय आ जाएगा, उस समय उनके लिए कार्रवाई करने का सबसे अच्छा समय होता है, हुआंग फैंग ने सुझाव दिया। जहां तक हुआंग फैंग के सुझाव का सवाल है, सुपेई ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। वास्तव में भले ही उन्हें दूसरे पक्ष को सौंपा गया हो, उनके 1000 से अधिक लोग उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और उन्हें अपने पास आने देंगे। इसके अलावा सुपेई अपने अधीनस्थों को बहुत अधिक हताहत नहीं होने देना चाहते थे। आखिरकार ये भविष्य में उसके अपने विकास की नींव है। यदि एक व्यक्ति अधिक मर जाता तो उसकी शक्ति कम हो जाती। हालांकि सुपे की कार्रवाई से विद्रोही सेना में कुछ असंतोष पैदा हुआ है। आखिर अगर इन लोगों का तबादला हो गया तो बाकी लोगों की रक्षा शक्ति कम हो जाएगी। वे कैसे इच्छुक हो सकते हैं? हालांकि इस समय सुपेई के पास स्पष्ट रूप से उनकी भावनाओं की परवाह करने की कोई ऊर्जा नहीं है। उन्हें गुस्सा करना पसंद है। वैसे भी इस समय जब बाहर शाही सेना का दबाव है, कोई भी एक दूसरे के खिलाफ तब तक नहीं लड़ेगा जब तक कि वो मरना न चाहे। ये स्पष्ट है कि वे बड़े लोग मरना नहीं चाहते। यदि वे इस समय सुपेई के साथ फिर से लड़ते हैं तो इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि वे इस बारे में पहले ही सोच चुके हैं। जब वे शाम को नेता से मिलने जाते हैं तो उन्हें सुपेई को इसके बारे में अवश्य बताना चाहिए। दूसरी ओर पश्चिमी सेना के बैरक में कई सैनिक आराम करने चले गए हैं। जुकाई को वास्तव में दोपहर में शहर पर हमला करने का विचार नहीं था। इसके अलावा ये सैनिक कल ही आए और आज आक्रमण शुरू कर दिया। वे सचमुच थक गए थे। क्या इसमें कोई खबर है? अपने शिविर में जुकाई ने अपने कर्मचारियों से पूछा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 620 अजीब। पिछली रात जुकाई ने अपने शिविर में कुछ अजनबियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे मैक्सियन काउंटी में स्थानीय परिवार थे। अब वे उसके साथ सहयोग करना चाहते हैं और मैक्सियन काउंटी को जब्त करने में उसकी मदद करना चाहते हैं। निस्संदेह घटना के बाद उन्हें कुछ लाभों की भी आवश्यकता होती है। जुकाई ने शुरुआत में इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उनकी राय में भले ही उन्हें शहर के उन लोगों की मदद नहीं मिली, फिर भी वो घेराबंदी जीतने में सक्षम थे। यदि उसने उन लोगों की सहायता स्वीकार कर ली तो बाद में उसे उन लोगों को